डिस्कस कर रहे हैं द पाकिस्तान पैराडॉक्स। हम्म। जेफर लॉर्ड की है, इसका चैप्टर नंबर 8 है इस्लाम, टेरिटोरियल आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल रिलीजन। इन दो वर्ड्स पे हमारी बहस होगी, इस पे डिस्कशंस होगी कि ये टेरिटोरियल आइडियोलॉजी थी या फिर ये पॉलिटिकल रिलीजन था। इन दोनों बातों के ऊपर हम बहस करेंगे। और इसके बाद हम ये डिफाइन करेंगे इस चैप्टर में कि जो पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन हुई है या करवाई गई है या करनी पड़ी है, इसके पीछे कॉज क्या थे, उनके इफेक्ट्स क्या हुए, और जो आज का जो हमारा पाकिस्तान है उसमें जितने भी इस्लामिक नैरेटिव्स को लेके मसाइल हैं, उनके पीछे वजूहात क्या थी। पाकिस्तान हैज बीन फेसिंग थ्री बेसिक प्रॉब्लम्स सिंस इट्स इंसेप्शन। जैसे कि पहले डिस्कस किया जा चुका है कि फ्रेजाइल एंड रेजिलिएंट है, टग ऑफ वार है, ऑटोक्रेट्स, डेमोक्रेट्स और मेरे अजीज हम वतनों के दरमियान आइडेंटिटी क्राइसिस है कि इस्लामी स्टेट है या मुस्लिम स्टेट है। मैं इस पे तीसरे पे बात करूंगा कि इस्लाम का क्या रोल रहा या इस्लामी जमातें जो थी उनका क्या रोल रहा। इसको बात को शुरू करने से पहले मैं एक डिस्टिंग्विश कर दूं कि दो इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से पढ़ के बच्चे निकलेंगे और वो आके अपने गुल खिलाएंगे। एक हमारा जो इंस्टीट्यूट होगा वो होगा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। अब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले जो हैं उनको हमें याद रखना है कि वो वेस्टर्न ट्यूशन्ड हैं। दैट्स बिल्कुल। व्हाई दे आर मॉडर्निस्ट्स। ठीक है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो मॉडर्निस्ट सोच के हामिल होंगे और वो मोटिवेटेड होंगे टू गेट अ टेरिटोरियल लैंड। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो हमारे पास देवबंद मदारिस वाले बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ के आएंगे, वो फंडामेंटलिस्ट्स होंगे। वो रिवाइवल मूवमेंट टू गेट खलीफा एंड मुस्लिम उम्मा, इसके ऊपर जो है वो मोटिवेटेड होंगे। टेरिटरी वाज सेकेंडरी एस्पेक्ट फॉर देम। आगे जब भी इनका जिक्र होगा अलीगढ़ वाले स्टूडेंट्स का तो वो मॉडर्निस्ट हैं। देवबंद मदारस, किसी भी मदारस से पढ़े हुए स्टूडेंट का किसी का जिक्र होगा तो वो फंडामेंटलिस्ट होगा। अब बात जहां से बुक शुरू करती है, बुक इस बात पे वजन देता है, राइटर पहला ही उसका जो स्टांस होता है वो ये कहता है कि देयर इज नो क्लैरिटी इन जनाज वियन। जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने साबित करने की कोशिश की है कि वो सेकुलरिज्म के हामी थे, वो सेकुलर स्टेट चाहते थे। और दूसरी तरफ अगर उनके खिलाफ ये आर्गुमेंट्स, काउंटर आर्गुमेंट्स भी चेक किए जाएं तो वहां पे भी ये मिलता है कि वो एक इस्लामिक स्टेट चाहते थे। यहाँ पे एक जो सेकुलरिज्म का लफ्ज है, इसमें इसको चार्ल्स टेलर जो है इज्म के वर्ड को लेके दो पॉइंट्स निकालता है, जिसकी बिना पे वो कहता है कि कायदे आजम जो थे वो एक सेकुलर स्टेट चाहते थे। और साथ ही वो इनका जो इनकी स्पीच है 11 अगस्त की उसको कोट करते हैं। अब चार्ल्स टेलर के जो दो पॉइंट्स हैं सेकुलरिज्म में, जो इज्म वर्ड है उसको लेके, वो क्या है? एवरीवन कैन फ्रीली एक्सरसाइज इट्स रिलीजन, एंड नंबर टू, एवरी रिलीजन इज इक्वल इन पब्लिक स्फेयर। इन दो बुनियाद पे चार्ल्स टेलर कहता है कि कायदे आजम भी सेकुलरिज्म स्टेट चाहते थे। अब हम जिना की 11 अगस्त वाली स्पीच पे जाने से पहले आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, एक डिस्टिंग्विश बना लेंगे उलेमा और जिना के दरमियान। जिना के नीचे चार पॉइंट्स हम लिखेंगे। जिना जो चाहते थे या सबको इकट्ठा करना चाहते थे मुस्लिम हुड के तहत। नंबर टू, वो एक टेरिटोरियल व्यू रखते थे। नंबर थ्री, वो मल्टी एथनो कल्चर चाहते थे जहां पे सब लोग को एग्जिस्ट कर सकें। ऑन द कॉन्ट्रेरी, उलेमा जो थे उस वक्त के, जिन्होंने 1920 में मुस्लिम लीग छोड़ दी थी, उलेमा जो थे वो ट्रांस नेशनल व्यू रखते थे। वो नॉन टेरिटोरियल एस्पेक्ट रखते थे। वो मल्टी कल्चर्ड डायमेंशन जो थी उसको रिजेक्ट करते थे। वो एक इस्लामिक स्टेट चाहते थे। इसको मैं एक लफ्ज में, जुमले में कहूं तो वो खलीफा का नफाज चाहते थे और पैन इस्लामिज्म चाहते थे। अब जब हम देखेंगे कायद-ए-आज़म की 11 अगस्त की स्पीच को, उसमें वो क्या कहते हैं?
उसको मैं 2-3 लाइंस पढ़ता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा। You may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the state. Every individual has the political sense as the citizen of the state. जिससे हमें ये बात वाज़ेह तौर पे नजर आती है कि उन्होंने मजहब को स्टेट के बिजनेस से बिल्कुल अलग रखने की जुस्तजू की। जब उन्होंने ये 11 11 अगस्त की स्पीच की तो इसके बाद एक फ्लैग के ऊपर इशू बन गया। झंडा जो था पाकिस्तान का वो क्या होगा, इसके ऊपर इशू बन गया। अब इस इशू में ये कहा गया कि मुस्लिम लीग वाले ये चाहते थे कि हमने जो अपना परचम मुस्लिम लीग का पहले से बनाया है वही परचम दैट वुड बी द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें मिनॉरिटीज ने ये एतराज किया कि इसमें मिनॉरिटीज जो हैं उनकी प्रेजेंटेशन नहीं है, और इसमें फिर ये कहा गया कि जो जो वाइट कलर है ये मिनॉरिटीज की प्रेजेंटेशन है। और जो जमात थी इस्लाम वाली या जितने भी उलेमा थे उन्होंने फिर कायद आजम के खिलाफ, यहाँ से पंजाबी में कहते हैं, हल्ला बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हम जो है ट्रांस नेशनल चाहते हैं, हम यहाँ पे दूसरी जो कम्युनिटीज हैं उसको नहीं चाहते, आप उनकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं दे सकते। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे कि व्हाट इस्लाम फॉर व्हाट पॉलिसी। 1947 से लेकर 1969 का एरा हम डिस्कस करेंगे। हेडिंग होगा उसका व्हाट इस्लाम फॉर व्हाट पॉलिसी। जी, तो यहां से हम बात शुरू करते हैं कि जिनाह का जो आइडिया था पाकिस्तान को लेके, वो सर सैयद अहमद खान का जो आइडिया था रिफॉर्मिज्म, बिल्कुल उसका एक प्रो मैक्स वर्जन था। उसकी जीबी उन्होंने बढ़ा दी थी, वो बिल्कुल वही था। जिनाज आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज सर सैयद अहमद खान आइडिया ऑफ रिफॉर्मेशन प्रो मैक्स वर्जन, जिसमें क्या था ये रिफॉर्मिज्म कि इस्लाम वाज लेस प्रिसीव्ड एज ए रिलीजन देन आइडेंटिटी मार्कर। और इस जो आइडेंटिटी मार्कर वाले लोग हैं जिनका मजहब इस्लाम है, इनको एक दूसरी आइडेंटिटी से खतरा है और वो आइडेंटिटी है हिंदू। यानी कि एथनिसाइजेशन ऑफ द रिलीजियस फैक्टर जो है, इस बात को लेके चला गया, इस बात को आइडेंटिफाई किया गया। मैं रिवाइज कर दूंगा कि इस्लाम वाज लेस प्रिसीव्ड एज रिलीजन देन आइडेंटिटी मार्कर, और इस आइडेंटिटी वाले लोगों को हिंदुओं से खर्चा है, दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रोटेक्ट देम। और इस बात को, रिफॉर्मिज्म को, हम इस तरह कह सकते हैं कि एथनिसाइजेशन ऑफ द रिलीजियस फैक्टर। अगला छोटा सा एक हेडिंग हम लिखेंगे कि क्लैरिक्स एंड फंडामेंटलिस्ट। इनको इंट्रोड्यूस करवाना जरूरी है क्योंकि आगे सारी डिबेट इनकी और पॉलिटिशियंस की ही चलेगी। क्लैरिक्स एंड फंडामेंटलिस्ट दो बड़ी जमातें हैं, बहुत बड़ी जमातें हैं, भीम हैं वो। एक तो है जमात उलमाए हिंद, और दूसरी जो हमारी जमात बड़ी बनेगी आगे जाके वो है जमात इस्लामी। यानी कि डिबेट जो है थ्रू आउट हिस्ट्री में चलेगी जमात उलमाए हिंद और जमात इस्लामी। अब जमात उलमाए हिंद जो है ये अगेंस्ट है टू नेशन थ्योरी के। पॉइंट टू बी नोटेड, जमात उलमाए हिंद अगेंस्ट है टू नेशन थ्योरी के। और ये लोग 1920 में मुस्लिम लीग छोड़ देते हैं। इस्लाम could not be reduced as a culture and identified with the nation state। वो दो रीजन देते हैं जी। एक रीजन ये है कि यूनिवर्सल नेचर नहीं है इसकी, और दूसरी वो जो रीजन देते हैं वो कहते हैं कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट मैटर्ड लेस देन द सोशल एस्पेक्ट। इस बात का मतलब क्या है कि मिल्लत बड़ी है भाईजान कौम से। जो उलमा है वो कम्युनिटी के ऊपर जोर देते हैं, वो नेशन के ऊपर जोर नहीं देते। वो कहते हैं वी आर कम्युनिटी, और हमारी कम्युनिटी की टेरिटरी नहीं है, कम्युनिटी ऑफ हमारी बिलीवर्स, कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स। कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स यू कैन से, यस, सॉरी। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, नहीं नहीं नहीं, मैं तो उसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ ना। जी ठीक है सर। जी, कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स जो कि उम्मा का कॉन्सेप्ट है या मिल्लत का कॉन्सेप्ट है, और जिसको परसीव किया गया है कि ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल व्यू है। यस सर, जी जी, जिसमें हम खलीफा का नफाज कर सकेंगे
इसलिए इसकी टेरिटरी नहीं है। इस्लाम में टेरिटरी जो है उसका जो नहीं कहा गया कि जो मखसूस टेरिटरी होगी। तो ये जो हमने चीज समझा ये है कि जुमाते उलमाए हिंद वाले जो हैं वो टू नेशंस थ्योरी के खिलाफ दो पॉइंट्स की वजह से थे। एक तो यूनिवर्सल नेचर नहीं है इसकी टू नेशन थ्योरी की, यानी कि उम्मा का कंसेप्ट इसमें नहीं है। और दूसरा मिल्लत जो है वो कौम से ज्यादा अहम है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि सोशल एस्पेक्ट इज जो है ना इज ग्रेटर देन पॉलिटिकल एस्पेक्ट। अब बात जब थोड़ी सी आगे चलती है तो 1940 में जमाते उलमा हिंद के दो ग्रुप्स बन जाते हैं। एक ग्रुप तो वो है जो टू नेशन थ्योरी को, यानी कि आइडिया ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, और एक जो ग्रुप है वो है जो इसके खिलाफ। अब जो फेवर में है ना उनमें एक बड़े लीडर सामने आते हैं, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, हम्म। जो अपनी जमात बना लेते हैं जमाते उलमाए इस्लाम। अब शबीर अहमद उस्मानी के बारे में मैं एक लफ्ज में बता जाऊंगा कि वो कैसे थे क्या हैं। वो देवबंद से पढ़े हुए हैं। हम्म। अब जब देवबंद वालों ने, यानी कि शबीर अहमद उस्मानी ने, यानी कि वो लोग जो जमाते उलमा हिंद के में पाकिस्तान की जो मूवमेंट थी, यानी कि टू नेशन थ्योरी थी या आइडिया ऑफ पाकिस्तान के हक में थे। जब देवबंद वालों ने शबीर अहमद उस्मानी साहब ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है एक बना ली हम्म। जिसका नाम था जमाते उलमा इस्लाम, तो बरेलवियों को ख्याल आया, अरे भाई हम क्यों पीछे रहे। उन्होंने कहा हम्म। चलो भाई हम भी पार्टी बना लेते हैं। उन्होंने कहा हाँ भाई ये तो काम ही बड़ा अच्छा है, आओ पार्टी बनाए। तो हम्म। 1948 में जमाते उलमाए पाकिस्तान हम्म। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब ने अपनी पार्टी रजिस्टर करवा ली। हम्म। उन्होंने कहा आ जाओ भाई, ऐसे तो ऐसे ही सही। अब हम्म। ये बात यहाँ पे याद रखनी जरूरी है कि ये जो पार्टी है जमाते उलमाए पाकिस्तान ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब की, हम्म। ये 1940 से पाकिस्तान की मूवमेंट में भरपूर हिस्सा ले रहे थे। हम्म। लेकिन सियासी पार्टी इन्होंने 1948 में आकर रजिस्टर करवाई। हम्म। अब ये जो एक अलायंस बन जाएगा हमारे पास, JUI प्लस JUP, यानी कि ये आपको जमाते पता है, उलमा इस्लाम। आप लोगों को पता है ये कौन सी गद्दी है? सॉरी सर। आपको पता है ये कौन लोग हैं? ये कौन सी गद्दी है अभी? नहीं सर सॉरी। ये ना अभी सियाल शरीफ कहलाता है। जी सर और सियाल ये सियाल शरीफ, और ये जो जी है ये पीर हैं, गोलड़ा शरीफ वाले जो पीर नहीं है, पीर मेर अली शाह साहब, जी 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 सर जी जी। ये उनके पीर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गॉट इट। गोलड़ा शरीफ वाले जो हैं वो सियाल शरीफ वालों के मुरीद हैं। राइट सर राइट सर, किथे ठीक है, मेहर अली किथे तेरी कितने सना। तेरी जी, वो ये सियालों के मुरीद हैं, और जो सियाल है ना, जी जी। ठीक, ये पीर पठान के मुरीद हैं। ओके ओके। ठीक है, तो इससे वैसे ही वो एक बात मेरे जहन में आ गई जी जी कि मैं बचपन में, हम हमारे भी बरेलवी बैकग्राउंड है ना, जी जी। तो तब हम भी बड़े झूमते होते थे। तो वो बात मैं ये करना चाह रहा था कि जो तकवा है ना, हाँ जी। ये कुरान पाक में जो कहा गया है ना कि ये किसी की जागीर नहीं है। जी ठीक है, जी। देखिए जो सैयद है ना, अब हमारे यहाँ अमूमी तौर पर सैयद को सुपीरियर लिया जाता है। ठीक राइट है, सर। लेकिन ये इस तरह का सीन हो गया कि जो सैयद थे वो सियालों के मुरीद हैं, जी। और जो सियाल है वो पठानों के मुरीद हैं। वाह। ठीक, ठीक है, तो इसमें और जो बैत हुई थी ना, ठीक जी है, बैत पता कैसे हुई थी? कि जो जी सर। पीर था वो पैरों पे बैठा है। जी। ठीक है, और जो मुरीद है वो कुर्सी पे बैठा है। वाह। ठीक है, यानी कि पीरों ने अपने जो सैयद मुरीद हैं, जी। ठीक, तो उनको फिर डिग्निफाई किया है, उनको ऑनर किया है। ठीक है, और आज वाह। जो नॉर्थ है ना आपका, नॉर्थ पंजाब, जी उसमें सियाल शरीफ और गोलड़ा शरीफ ये बड़ी फेमस गद्दियां हैं, जो आज भी जो पॉलिटिकल है ना सारी कह लें कि जो एक सिचुएशन है जी। उसके अंदर बड़ा रोल प्ले करते हैं 2018 के इलेक्शन में। ठीक है, यही जो लोग हैं या यही जो गद्दियां हैं, ठीक है, इन्होंने कह लें कि काफी हद तक जो इस्टेब्लिशमेंट है, जी। ठीक है, उसकी जो नैरेटिव थी ना उस टाइम PMLN के खिलाफ, जो खत्म नबूवत वाला जो सारा सीन था, जी जी। चक्कर में जी इन्होंने PMLN को बड़ा वहां पे गंदा किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा जो है ना वहां पे इंडोर्स किया गया इनकी तरफ से सर ओवरऑल। मैं इसको बड़े ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। पीर्स एंड उलमा जो है ना अयूब खान कहरा में,
हम्म। तो इनका इन्फ्लुएंस बड़ा स्ट्रांग रहा है हमेशा से। हम्म। इनको वो कहता है सेंटर ऑफ पावर्स हम्म। एंड सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंसेस। बिल्कुल मैं ऐसे। इसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी पीर्स एंड उलमाज का पूरा चैप्टर है, चल हेडिंग है। चल ठीक है, आप आगे चले, बस ये हाँ बस जी, ऐसे सॉरी। ही मेरे दरमियान में जो है ना वो हमें अपनी मार दी। जी जी। अब ठीक। अलायंस बन गया JUI+JUP, यानी कि अच्छा। जमात उलमा इस्लाम और जमात उलमा पाकिस्तान का। दे ठीक। कंपेयर टुगेदर फॉर इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। मैं अगेन 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 मेंशन करूंगा, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। अब जब ये दोनों का अलायंस बन गया और ये दोनों ने पाकिस्तान के लिए कंपेन करनी शुरू कर दी, तो उधर से हमें ख्याल आया, और हम जो हैं द मोस्ट प्रोमिनेंट रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर हम्म। हजरत मौलाना अबू सैयद अबू अल मौदूदी साहब। जी जी। अब सैयद अबू अल मौदूदी साहब ने अपनी जो है जमात इस्लामी 1941 में बनाई। अब चूंकि मौलाना मौदूदी साहब जो हैं एक तरफ ये होंगे और एक तरफ जो हमारे 1947 से लेकर ऑनवर्ड हम जिया साहब के एरा तक बात करेंगे, तो मौदूदी साहब का एक इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है। हम्म। मौदूदी साहब जो हैं, इनके बारे में बहुत लंबा चौड़ा जो है इंट्रोडक्शन लिखा गया है, लेकिन मैं चंद हम्म। एक बातें बताऊंगा जो बहुत जरूरी हैं। पहली बात तो यह है कि सैयद अबू अल मौदूदी साहब 1903 में औरंगाबाद इंडिया में पैदा हुए। हम्म। सबसे पहले भाईजान ने वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ा, अरे भाई हम तो देखेंगे उधर क्या है। फिर हम्म। उन्होंने कहा अच्छा यार ये वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ लिया, यहाँ पे एक बात मेंशन रखनी जरूरी है कि ही वाज ट्यूशन बाय अ वेस्टर्न ट्यूटर। हम्म। So he was influenced by Western ideology and theology. जर्नलिस्ट का ओहदा इन्होंने अपनाया सबसे पहले, अपना एज ए फर्स्ट ऑक्यूपेशन। फिर उनको उसमें मजा नहीं है, उन्होंने कहा यार ये क्या माइक लेके सड़कों पे घूम रहे हैं, छोड़ो इसको। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार अब कुछ और नया ट्राई करते हैं, तो वो उन्होंने अहले हदीसों के जा मत्थे लगे। वो एक जगह गए हुए थे, वहां उन्होंने कहा अच्छा जी तुम लोग कौन? उन्होंने कहा जी हम अहले हदीस। उन्होंने कहा जी तुसी की कहंदे हो? उन्होंने कहा जी ਅਸੀਂ ਇਹ कहंदे। हम्म। उन्होंने उनके साथ डिस्कस किया, ही वाज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय अहले हदीस। हम्म। और वहां से जब वो वापस आए तो वो अहले हदीस पक्के टके हो चुके थे। उन्होंने कहा ओए चलो तो कोई नहीं पता। हम्म। लेकिन जब उनको एक और बंदे ने काउंटर नैरेटिव दिया, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, देवबंद में तो यूं है। उन्होंने कहा अच्छा देवबंद में यूं है, आओ जरा देवबंद पढ़ाओ। तो उन्होंने देवबंद पढ़ना शुरू कर दिए। अब उन्होंने वेस्टर्न लिटरेचर भी पढ़ लिया है। उसके बाद उन्होंने अहले हदीस लिटरेचर यानी कि अहले हदीस सेक्टेरियनिज्म जो है ये भी सारा हम्म। पढ़ लिया और देवबंद भी पढ़ लिया। हम्म। तीनों चारों चीजों को पढ़ने के बाद फिर उन्होंने जो पास्ट है इसका, ये जो हमारा खिता है इसकी सिविलाइजेशन का, बाकी सारी चीजों को डिटेल स्टडी करने के बाद उन्होंने कहा भाईजान इधर आओ सारे लोग मेरी गल सुनो, आई हैव कंक्लूडेड समथिंग। वो सारे इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा जी सर बताएं क्या, व्हाट डिड यू कंक्लूड? नीदर द ओल्ड स्कूल नॉर द न्यू इज टोटली इन राइट। हम्म। उन्होंने कहा लो आ जाओ। ਉਹ भाईजान ना तुसी सारे ठीक हो ना वो सारे ठीक ने। अब हम्म। यहाँ से मसला बन गया, बड़ा शदीद किस्म का मसला बन गया कि भाई इसने तो हमारे जो वो जो हमारे हसब नसब थे या नाम हमारे सुफिक्स और प्रीफिक्सेस थे नामों के, उनको तो डिस्टर्ब कर दिए। हम्म। यहाँ से उलमा थोड़ा सा मौदूदी साहब के खिलाफ हो जाते हैं। हम्म। अभी मैं बताऊंगा कि इनके खिलाफ होने की वजूहात क्या बनी, जो मौदूदी साहब ने नई अपनी जो है ना स्टडीज की बिना पे नई नई चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। हम्म। उससे मैं पहले इंट्रोडक्शन में एक चीज और बता दूं कि मौदूदी साहब का जो इस्लामिक एक्टिविज्म था हम्म। उसको स्पार कहाँ से मिला, वो इंस्टिगेट किधर से हुए। 1920s में जो शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि वर्ड का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन, हम्म। पाक साफ करना है, नहा धो के सोने साफ सुथरे हो जाओ, पाप हम्म। से पार आरी हो जाना, गंगा गंगा में नहा लो बेटा। 1920s में जो शुद्धि मूवमेंट गांधी साहब ने चलाई थी, उसके रिएक्शन में मौदूदी इस्लाम जो का जो इस्लामिक एक्टिविज्म था वो शुरू हुआ था। हम्म। अब शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि वर्ड का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन। शुद्धि मूवमेंट जो थी, इसका मतलब या इसका काम या इसका मकसद क्या था? कन्वर्ट और रिकन्वर्ट क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स टू द मेजॉरिटी रिलीजन। हम्म। विच वाज द मेजॉरिटी रिलीजन? सिंपली हिंदुइज्म। हम्म। अब इसके एक्टिविज्म, इस मदूदी साहब का जो एक्टिविज्म था वो शुद्धि मूवमेंट की रिएक्शन के तौर पर शुरू हुआ। अब हम्म। इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया,
स्पिरिट ऑफ होली वार यानी कि जिहाद को, गोल्डन एज ऑफ सिविलाइजेशन को इन्होंने फिर दोबारा से जो है ना वेस्टर्न लिटरेचर को, अहले हदीस को, देवबंद को, हर चीज को पढ़ने के बाद और इस खिते की सारी चीजें जो है उनको एनालाइज करने के बाद एक तो बात इन्होंने ये कही कि नीदर द ओल्ड स्कूल नॉर द न्यू इज टोटल इन द राइट, और दूसरे ने कहा कि भाईजान इस सारे का मसला पता क्यों है, क्योंकि कोलेक्टिव वल्नरेबिलिटी है। हम्म इस खिते के लोगों के जो मसाइल हैं या इधर जो ये आवाजारी बनी हुई है ये कोलेक्टिव वल्नरेबिलिटी है, वल्नरेबिलिटी सॉरी। हम्म इन्होंने कहा कि अब ये कोलेक्टिविज्म का खतरा है या ये कलेक्टिवनेस कलेक्टिविटी नहीं है, तो इन्होंने फिर फाउंडेड दारुल इस्लाम मूवमेंट इन्होंने शुरू की 1938 में। हम्म अब ये जो मूवमेंट थी दारुल इस्लाम मूवमेंट 1938, इसका मकसद क्या था? टू ऑर्गेनाइज मुस्लिम्स। मौदूदी साहब का स्टांस ये हमेशा से था कि भाईजान पहले सोसाइटी को एज ए होल हमें ठीक करना है, देन वी कैन अचीव आवर गोल्स। वो हम्म डायरेक्टली नहीं कहते थे कि ऊपर से आगे हम पावर लें एकदम से और हम जो है ना चीजें सेटल कर लें। हम पहले सोसाइटी को, मुस्लिम्स को ऑर्गेनाइज करें। इसीलिए इन्होंने दारुल इस्लाम की मूवमेंट शुरू की। अब जब हम इनको सेटल डाउन कर लेंगे तो फिर जब एक लोगों का जिसको हम अक्सर पोल साइंस में मैन्युफैक्चर्ड या अंटिन्यू का बात हम करते हैं, कंसेंसुअल हिगामनी, तो उसके तहत हम इन सबको इकट्ठा करके चला सकते हैं। फाइनली फाउंडेड जमात इस्लामी इन लाहौर इन 1941। 1938 में इन्होंने अपना दारुल इस्लाम के नाम से मूवमेंट शुरू की और फिर इनको ख्याल आया कि भाई जनाब पार्टी बनाते हैं, पार्टी पार्टी खेलेंगे। तो फाइनली फाउंडेड जमात इस्लामी इन लाहौर इन 1941। अब जब इन्होंने 1941 में अपनी जमात जो है बना ली, तो आइडियोलॉजी क्या थी इस जमात की? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन? हम्म तो आइडियोलॉजी इसकी एक लफ्ज में हम लिख लेंगे, फंडामेंटलिस्ट। हम्म 1941 में बनने वाली जमात इस्लामी मौलाना सैयद अबू अल मौदूदी साहब की जेर निगरानी, उसका जो आइडियोलॉजी थी, आइडियोलॉजी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटलिस्ट, टू डिफेंड मुस्लिम्स रीसेटेड सोली ऑन कुरान हदीस एंड फिका। हम्म उनको हम रीसेटल करेंगे कुरान हदीस और फिका के बराबर के तनाजुर में, उनको हम ठीक करेंगे। हिज एम, ये पार्टी बनाने का उनका एम क्या था? हिज एम was to follow the prophet not only as a spiritual guide but as a guide for the collective revival of Muslims throughout the world, यानी कि वही उम्मत और खिलाफत वाला कंसेप्ट। हम्म In fact, Modudi was a modernist, that he invented a new jurisprudence overreaching the various schools of law whose quarrels he disregarded। उन्होंने कहा हम्म भाईजान मैं तुम सबको देखा, तुम सब ठीक नहीं हो, ये मेरा नया ज्यूरिस्प्रूडेंस है। इसमें इन्होंने मुसलमान की नई डेफिनेशन भी इन्वेंट कर दी। ही इन्वेंटेड एज अ न्यू डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम्स कि हम्म मुस्लिम्स शुड मर्ज कंप्लीटली इनटू इस्लाम देयर फुल पर्सनैलिटी एंड इंटायर एग्जिस्टेंस। हम्म कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना है तो मुसलमान हो, नहीं तो ना। ये नहीं कहना वो मामू नहीं कह रहे, चाय साहब नहीं मान रहे, चाचू नहीं रहे, क्या मौसम में ठीक फलाना चीज है, नहीं। कंप्लीटली एंड इंटायरली, इंटायर एग्जिस्टेंस एंड फुल पर्सनैलिटी। हम्म और इधर से भाईजान ने जो है ना अपनी एक नया ज्यूरिस्प्रूडेंस भी दे दिया। हम्म एक बड़ा काम करते थे मौदूदी साहब टू रीच द मैसेज। उन्होंने हमेशा उर्दू में बात की और लिखा भी हमेशा उर्दू में। ये उनकी पर्सनैलिटी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। He never spoke even a single word of English। वो हमेशा उर्दू में ही बोलते थे, उर्दू में ही लिखते थे। ज्यूरिस्प्रूडेंस दिया, नई डेफिनेशन ऑफ इस्लाम दी, और मुसलमानों को, लोगों को ये बताया कि भाईजान इन द पास्ट इस्लाम फ्लोरिश। क्यों? बिकॉज मुस्लिम्स हैड पावर्स इन देयर हैंड्स। और हम्म पावर के जरिए ही आप क्या कर सकते हो? अमीर अपना मुंतखब कर सकते हो, शरिया इम्पोज कर सकते हो, इस्लाम का नफाज कर सकते हो थ्रू वर्ल्ड वाइड। हम्म और ये जो आप कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, हम्म फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन इंडिविजुअल की कुछ नहीं होती।
ये उस वक्त ही होती थी जब अब्सेंस ऑफ डिवाइन लॉ, मुझे जॉन लॉक अपना याद आ गया, कि ये हम्म उस वक्त ही होती थी अब्सेंस जो है आपकी, जब डिवाइन लॉ नहीं था कि फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होनी चाहिए। हम्म लेकिन भाईजान आफ्टर द फॉर्मेटिव इयर्स, ऐ मेरे प्यारे प्यारे मुसलमानों, कि जब आफ्टर द फॉर्मेटिव इयर्स, अब अगर जो बंदा पॉलिटिकल एक्सप्रेशन की बात करके अपने आप को इंडिविजुअली साइड पे करेगा, डिसेंट इज कंसिडर्ड एज एपोस्टेसी। हम्म ये इन्होंने तीन बड़े काम जो थे वो किए। अब इन्होंने चार जो है कैटेगरीज बनाई एक रेजिडेंट्स ऑफ इस्लामिक स्टेट की। हम्म अब चार कैटेगरीज में कौन कौन थे? नंबर वन, मुस्लिम मेल। नंबर टू, मुस्लिम फीमेल। नंबर थ्री, जमीमे या जमीम, इसको जमीये भी कहते हैं अरबी में, लेकिन यहाँ प्लूरल, हम प्लूरल यूज करेंगे, जमीम्स, ZIMMIS। मुस्लिम मेल और फीमेल दो, जमीम्स तीन, एंड अदर्स यानी कि अहमदी। इन्होंने कहा हम्म जी ये चार कैटेगरीज हैं रेजिडेंट्स ऑफ द इस्लामिक स्टेट। अब जो मुस्लिम मेल होगा और जो मुस्लिम फीमेल होगा, ओनली दे आर द सिटीजन ऑफ द इस्लामिक स्टेट। हम्म जमीम जो है और अहमदी जो है ये सिटीजन ऑफ द स्टेट नहीं होंगे। अब जमीम को मैं एक लफ्ज में डिफाइन कर देता हूं कि जमीम वो लोग होते हैं जब मुसलमानों ने किसी जगह पे जाके हमला किया और जहाँ जंग हुई, तो वो लोग जो उस जंग में शामिल नहीं थे लेकिन उस टेरिटरी के अंदर ही आते हैं, तो वो बेचारे मस्कीन चुप करके साइड पे बैठे, उन्होंने कहा भाई जी जो भी करना करो, सन को जनाको। तो उनको कहा कि अच्छा ठीक है, तुम इस खास डिफाइंड टेरिटरी में रहो और आपने जो भी आप कर रहे हो, अपनी जो भी आपकी अकायद हैं, जो भी आपकी रसूमात हैं, कंटिन्यू दम, और हमें टैक्स शैक्स दो, हम भी खुश तुम भी खुश। अब जब इन्होंने ये चार काम किए मौदूदी साहब ने, एक तो इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस दिया, मुसलमान की डेफिनेशन दी, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन खत्म किया, और सिटीजन्स को डिफाइन कर दिया चार कैटेगरीज में, और दो रेजिडेंट्स को चार कैटेगरी में डिफाइन किया, और दो उसमें से कहा सिटीजन होंगे। भाईजान उलमा जो थे उन्होंने कहा ले भाई ये तो लड़का हमें ले दे गया, हम्म आओ भाई कुछ मिलके करें, ये तो नहीं काम होएगा, ये तो लड़का हमें ले दे गया। हम्म अदर रिलीजियस उलमा जो थे उन्होंने किया मौदूदी साहब को निशाने पे, और हम्म दे कलेक्टिवली स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग। हम्म अब नदवतुल उलमा के जो सबसे बड़े मदारस में से गिना जाता था, नदवतुल उलमा के जो सैयद अबू अल हसन नदवी साहब थे, इनके क्या कहेंगे, लीडर कह लें, उन्होंने सबसे पहले मौदूदी साहब को डिनाई किया ना। जो मौदूदी साहब का नजरिया था कि इंडिविजुअलिज्म की कोई अहमियत नहीं है पॉलिटिकल एक्सप्रेशन में, उन्होंने कहा कि जो है इंडिविजुअल चॉइस इन मैटर ऑफ फेथ इज इम्पोर्टेंट। और मौदूदी साहब ने इसको बिल्कुल जो है ना इस नजरिए को ही खत्म कर दिया कि इंडिविजुअल की कोई राइट या चॉइस होती है। हम्म दूसरी तरफ हजरत मौलाना मोहम्मद मुंजर नोमानी साहब थे, उन्होंने डिसअप्रूव किया मौदूदी साहब को, और एम्फिसाइज ऑन पॉलिटिक्स एज द मेन व्हीकल फॉर द रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी। उन्होंने कहा जी सिर्फ और सिर्फ सियासत जो है ना ये मेन रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी के लिए मेन व्हीकल नहीं हो सकती। इस वजह से उन्होंने भी उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया। हम्म मौदूदी साहब ने कहा अच्छा वो ये गल है। अच्छा जी, मौदूदी रिएक्टेड, उन्होंने कहा कि भाईजान ये जो उलेमा है ना, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ नहीं। दो पॉइंट्स उन्होंने दिए, उन्होंने कहा जी अनइक्विप्ड टू सॉल्व मॉडर्न प्रॉब्लम्स। ये जो उलमा कह रहे हैं कि मौदूदी ठीक नहीं है, ये अनइक्विप्ड है टू सॉल्व मॉडर्न प्रॉब्लम। और नंबर टू, जो आज भी हम सब फेस कर रहे हैं, उन्होंने कहा मिसअंडरस्टूड इस्लाम। हम्म उलमा ने तो इस्लाम को सही से समझा ही नहीं है, हम्म इस्लाम को तो मैंने सही से समझा है। ना तो तुम्हारे पास मॉडर्न प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, जैसे मैंने मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस दिया, तुम दो इस तरह का, ना ही तुम इस्लाम को ठीक से समझे हो। हम्म तो मौदूदी साहब ने काउंटर नैरेटिव के जरिए, दोनों आर्गुमेंट्स के जरिए, कि अनइक्विप्ड टू सॉल्व मॉडर्न प्रॉब्लम्स और मिसअंडरस्टूड इस्लाम के दो पॉइंट्स के जरिए, उन्होंने सारे उलमा को कहा चलो भाईजान साइड पे हो जाओ। हम्म मौदूदी साहब जो थे, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे काफी बहस हो गई, इंट्रोडक्शन में आगे चले गए हम। मौदूदी वाज नॉट एक्चुअली अलाई ऑफ मुस्लिम लीग। हम्म उसकी दो वजूहात थी। एक तो ये था कि जो इसका मुस्लिम लीग का लीडर थे जिनाह साहब, वो टू वेस्टर्नाइज थे यार, बड़ी ये यो प्रोग्राम लगता है, ये तो नहीं हमारे साथ मिलता जुलता। हम्म
तो दूसरा जो मसला था, एक तो जिनाह साहब थे, टू वेस्टर्न आई से, दूसरा मसला जो था वो 1945 में इन्होंने एक फतवा इशू किया। जब 46 के इलेक्शंस होने वाले थे, इन्होंने कहा यार, फॉर बिडिंग मुस्लिम्स टू वोट फॉर द सेकुलर मुस्लिम लीग। अल्लाह के बंदो, ये सेकुलर है, इनको क्यों तुम वोट दोगे? यानी कि हम्म। एक तो जिनाह जो इसका लीडर था वो वेस्टर्न आई था, दूसरा सेकुलरिज्म, मुस्लिम लीग का जो बिहेव था कलेक्टिवली सेकुलरिज्म का, उसकी वजह से मदूदी साहब ने फतवा जारी कर दिया। उन्होंने कहा आ जाओ भाई, हम्म। 1945 में उन्होंने कहा जी निकाह टूट जाएगा। हम्म। ऐसे ही। नि, निकाह टूट जाएगा जिन्हें मुस्लिम लीग ने वोट दिता। ऐसा ही है। अच्छा, सब ऑब्जर्वर्स जो हैं वो मदूदी साहब के बारे में एक और बात भी कहते हैं कि मदूदी वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान बॉडी। हम्म। क्यों पाकिस्तान के आइडिया के खिलाफ थे? वही जो पहले हम बात करते हैं कि ये अनसूटेबल है उम्मा के कंसेप्ट के ऊपर, और नंबर टू, नेशन स्टेट में खिलाफत कायम नहीं हो सकती। जैसे कि कल हमने नेशनलिज्म पढ़ा है बड़ा स्ट्रांगली, अब हमें नेशन स्टेट का बड़ा मजा आ रहा है इस लफ्ज को पढ़ते हुए, सुनते हुए और समझते हुए। हम्म। तो मदूदी साहब आइडिया ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ थे, और इन्होंने कहा था कि अनसूटेबल है जी उम्मा के लिए, और नंबर टू, नेशन स्टेट के कंसेप्ट के खिलाफ है पाकिस्तान, क्योंकि वहां पे खिलाफत कायम नहीं हो सकती। हम्म। मदूदी साहब ने कहा अरे भैया, अगर तो ये कायदे आजम जो छोरा लड़का है ना ये पाकिस्तान बनावेगा तो हम वहां नहीं जाएंगे सेकुलर पाकिस्तान में। हम्म। और ये बड़ा बहुत बड़ा क्लेम था उस वक्त मदूदी साहब का, क्योंकि इनकी फॉलोअरशिप थी और ये एक प्रोमिनेंट लीडर थे उस वक्त। लेकिन जब पाकिस्तान बना 1948 में, सॉरी 1947 में, मदूदी साहब ने कहा अरे भैया वो फैसला ही क्या जो यू टर्न ना लिया जा सके, हम तो जाएंगे। उन्होंने कहा आई रिजाइंड माई सेल्फ टू गो टू पाकिस्तान मेड बाय जिनाब, और आई वुड गो देयर, एंड हम कोशिश करेंगे टू कंटिन्यू वर्क टू फॉर्म पाकिस्तान एन इस्लामिक स्टेट। हम्म। तो वो हिंदुस्तान से उठ के पाकिस्तान में आ गए। और कुछ जो मदूदी साहब के लोग थे वो उनसे नाराज हो गए, उन्होंने कहा भैया हम तो नहीं जा रहे, तुम जाओ। और हम्म। जो लोग पाकिस्तान नहीं आए, उन्होंने इंडिया में ही अपनी जमात इस्लामी हिंद बना ली, हम्म। और मदूदी साहब जमात इस्लामी लेकर पाकिस्तान में तशरीफ आवर हो गए। अब पाकिस्तान बन गया है और मदूदी साहब एक तरफ हैं, और स्ट्रॉन्ग जो पॉलिटिकल लीडर है वो मदूदी साहब ही हैं। आगे चलेंगे हमारे तीनों जो टेन्योर्स आएंगे तो, और इधर हम डिस्कस इनको करते हुए चलेंगे। अब मदूदी साहब पाकिस्तान में आ गए हैं, और इनका एम क्या है? टू मेक पाकिस्तान एन इस्लामिक स्टेट। 1948 में मदूदी साहब जो हैं लेक्चर देते हैं एट लाहौर कॉलेज, एंड लेड अ फाउंडेशन हाउ एन इस्लामिक स्टेट शुड बी। हम्म। इस बात के ऊपर ये लेक्चर देते हैं और इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि भाईजान इस्लामिक स्टेट के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, इस्लामिक स्टेट कैसी होनी चाहिए, कैसे बनाएंगे हम, आओ मिलके बात करते हैं नन्हे बच्चों। और नेशनल टूर करते हैं, ग्रैंड अलायंस बनाते हैं, ग्रैंड इस्लामिक अलायंस बनाते हैं। अब एक बड़ा शानदार यहाँ पे मजेदार सा वाक़या है कि अप्रैल 1948 में पाकिस्तान इंडिया ट्रूस हुआ, कश्मीर के ऊपर लड़ाई हुई थी। मौदूदी साहब मौलाना शबीर अहमद उस्मानी को खत लिखते हैं, ऐ मेरे बड्डी, चूंकि गुरिल्ला वार मुसलमानों को स्टेट ओब्लिगेशन के खिलाफ उकसाती है और हम स्टेट के खिलाफ जाके नहीं लड़ सकते, हम्म। और तुम ऐसा करो बड़ी, तुम खुली दुश्मनी का ऐलान करो, हम्म। यलगार हो, जंग हो, जहाद करेंगे हम। हम्म। और हम इस ओब्लिगेशन के तहत स्टेट ने चूंकि ट्रूस कर लिया है तो हम इसके खिलाफ जाके नहीं लड़ सकते। हम्म। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब, आप खुली जंग का ऐलान करें कश्मीर में, ताकि हम हमारे जो मुसलमान हैं वो जिहाद कर सके। ठीक है। ये बात जब गवर्नमेंट को पता चली, उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, उन्होंने मदूदी साहब को और जो इनके मानने वाले 25 सिविल सर्वेंट थे उनको, और कम्युनिस्ट पार्टी के भी इसमें थोड़े थोड़े खदशात मिले कि ये भी ऐसा ही चाहते हैं, इन्होंने इन तीनों को बैन करके जेल भेज दिया। हम्म। अब ये वो फर्स्ट पॉइंट है मेरा, ये बताने का वाकया मकसद ये था कि चूंकि सारे उलमा जमात इस्लामिया नहीं के मौदूदी साहब के खिलाफ थे, ये फर्स्ट इंसिडेंट था, इट ब्रॉड जमात इस्लामी क्लोजर टू उलमा। हम्म। अब यहां से अब हमारी शुरू हो जाती है जी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट। अब कॉन्फ्लिक्ट तो है सेकुलरिस्ट, अब नया हेडिंग है सर, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट। कॉन्फ्लिक्ट तो है कि एक तरफ सेकुलरिस्ट हैं और दूसरी तरफ कौन है, जमात इस्लामी वाले और जमात उलमा इस्लाम वाले। बिल्कुल ठीक है। अब
अब जमाते इस्लामी के तो हेड मौदूदी साहब, अब जमाते उलमा इस्लाम के हेड मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब को समझना जरूरी है कि ये मुस्लिम लीग को 1947 से बहुत पहले से सपोर्ट कर रहे हैं, 1940 से, जब सियालवी साहब ने भी ज्वाइन किया इनको, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर भी हैं। राइट सर। अब ये 1948 में मौदूदी साहब तो हैं जेल में, हम्म। उन्होंने अपने दो लिeutenants को भेजा कि जाओ बड़ी, अब वक्त का तकाजा है एक मौलाना उस्मानी साहब के साथ जॉइंट बनाया जाए। वो आए और उन्होंने मौलाना उस्मानी साहब को कन्वेंस कर लिया एट द एंड, और इस्लामिक स्टेट के कंसेप्ट पर अपने साथ मिला के कहा कि हल्ला बोल भैया, अब हम जीत गए। हम्म। अब जब उस्मानी साहब के उन्होंने साथ मिला लिया, तो उस्मानी साहब ने कहा कि भाईजान एक कमेटी बनाओ उलमा की, और पढ़े लिखे लोग हैं, यस यस मंडे फोर फोर काम हो, और हम्म। मेक करो, एक ड्राफ्ट बनाओ, यानी कि एक ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, विच फर्दर इन्फ्लुएंस्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हम्म। अब इस ड्राफ्ट में उन्होंने उलमा की जो कमेटी में उन्होंने, आप जरा ये पॉइंट सुने, मैं आगे नहीं दोहराऊंगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, हम्म। ये वही बिल्कुल पॉइंट्स हैं जो आज के भी 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं। उस कमेटी ने ये पॉइंट्स बनाए, नंबर वन, सॉवरेनिटी टू अल्लाह, स्टेट चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, जो हम हम्म। ऑलरेडी इतनी दफा डिस्कस करते हैं। नंबर थ्री, फेडरेशन होगा। नंबर फोर, फंडामेंटल राइट्स होंगे। नंबर फाइव, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। नंबर सिक्स पे था कि जनाब मिनॉरिटीज को जो है ना वो पूरे राइट्स दिए जाएंगे, और मुस्लिम आर्डर होगा कि हम्म। उनको, मुसलमानों को हम वही बात के कुरान सुन्ना के तहत इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली उनको सिखाएंगे, हम्म। समझाएंगे कि भाईजान आपने किस तरह से लेके चलना है। हम्म। और ये जो सिंपली वही वाले पॉइंट्स हैं सारे जो आगे हम रोज पढ़ते हैं, 8 पॉइंट्स थे ऑलमोस्ट, जो है ना तकरीबन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बराबर ही थे। हम्म। मौदूदी साहब जब उस्मानी साहब खुश हुए, उन्होंने कहा अरे भैया, हम्म। इट्स विक्ट्री ऑफ इस्लाम। हम्म। बड़े खुश हो गए, उन्होंने कहा भैया जी लो जी, विक्ट्री होगी इस्लाम की। प्रॉब्लम एक था सर, प्रॉब्लम एक था कि शरिया लॉ जो है, इसके ऊपर पॉलिटिशियंस जो थे वो एग्री नहीं होते थे। वो कहते थे भाईजान देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्युइटीज, हम्म। इट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, एंड अनटिल आप इसको क्लियरली डिफाइन नहीं करते, वी आर नॉट गोना एक्सेप्ट इट। हम्म। ये मसला था। मुस्लिम लीग जो थी, ये पाकिस्तान, ये मुस्लिम लीग जो थी, ये अगेंस्ट नहीं जा सकते थे शरीयत के। हम्म। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जनाब 25 आदमियों पर मुश्तमिल बेसिक प्रिंसिपल की कमेटी बना देते हैं, जो कि इंचार्ज होगी ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन की, हम्म। जो जिसका मेन मकसद जो था वो थ्योरी ऑफ कैलफ ही था। हम्म। ये जो 25 इन्होंने पढ़े लिखे लोग बनाए थे, इन सब को इन्होंने बिठाया। इन्होंने, ये पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने सारे इस्लामिक पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने बैठ के सारा हिसाब किताब लगाया। चूंकि इनके जहन में था खिलाफत सिस्टम, थ्योरी ऑफ कैलब जिसको मैंने कहा, इनके जहन में खिलाफत सिस्टम था, तो इन्होंने कहा भाईजान खलीफा शुड बी मुस्लिम, सो दैट्स व्हाई इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट शुड बी मुस्लिम। ठीक है। क्योंकि हम इस्लामिक स्टेट बना रहे हैं और यहाँ पे हम खिलाफत का निजाम लाएंगे, तो भैया हम्म। जी खलीफा जो है वो तो मुसलमान होएगा ना। तो हम्म। इसलिए मुसलमानों का जो प्रेसिडेंट होगा स्टेट का वो भी मुस्लिम होगा। दैट वाज द फर्स्ट रीजन बिहाइंड मेकिंग द प्रेसिडेंट मुस्लिम। हम्म। आज तक हम वो नहीं मुझे समझ आया था, लेकिन किताब पढ़ के मजा आया था कि प्रेसिडेंट इस वजह से उन्होंने कहा कि मुसलमान होगा। हम्म। पॉलिटिशियंस ट्राइड, अब दूसरा एस्पेक्ट था, पॉलिटिशियन ट्राइड टू रेलिगेट इस्लाम टू द स्फीयर ऑफ पॉलिसी, टू द हम्म। स्फीयर ऑफ पॉलिसी हम्म। रेदर देन लॉ। ठीक है। अब लियाकत अली खान जो थे, उन्होंने काउंटर किया बाय एम्फिसाइजिंग द इस्लामिक नेशन ऑफ सोशल जस्टिस। लियाकत साहब जिस जो अपना नजरिया लेके आए वो था सोशल जस्टिस, इस्लामिक नेशन ऑफ सोशल जस्टिस, हम्म। एंड द कंसेप्ट ऑफ इस्लामिक सोशलिज्म, हम्म। एंड बाय रिजेक्टिंग द आइडिया ऑफ थियोक्रेसी। हम्म। ये लियाकत साहब ने तीन चार बातें की। उन्होंने कहा भाईजान मैं एक्सप्लेन क्या करूं। अब जो काउंटर था, जमाते इस्लामी और उलमा जो थे ये और क्लोज हो गए कि यार ये तो जो मजहबी ये हैं सियासी लोग, ये तो हमारे खिलाफ जा रहे हैं भैया।
यही कहेंगे कि बस सूरत आशनाई थी, जो है टूट चुका याद क्या दिलाना वो। फराज साहब तो ये कह गए थे, उन्होंने कहा नहीं भाई हम याद दिलाएंगे हम्म। कि जमात इस्लामी के साथ और उलमा के साथ ये काम नहीं चलेगा। जमात इस्लामी और उलमा और क्लोज हो गई, ये दूसरा पॉइंट था 1951, जब जमात इस्लामी जिसके खिलाफ थे सारे उलमा, दूसरी दफा, एक दफा कश्मीर इशू पे जब ये जेल गए, और अब ये दूसरी दफा है कि ये जब लियाकत अली खान साहब ने कहा कि इसको हम पॉलिसी के तौर पे लेंगे, ला के तौर पे नहीं लेंगे हम्म। इस्लाम को। अब 31 उलमा जो हैं वो ऐसे कहते हैं आओ भैया बातें बाएं, हम जरा बैठ के इसके ऊपर गपशप लगाते हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। 31 उलमा ने एक मीटिंग की जिसके हेड थे सैयद सुलेमान नदवी। इन्होंने बैठ के एक मीटिंग की और उन्होंने कहा जनाब ये तो हमारे साथ तो अन्याय हो गया, ये तो बड़ा माड़ा हुआ है। इन्होंने 22 प्रिंसिपल्स प्रेजेंट किए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को, हम्म। कि ये हमारे 22 बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे जिसके ऊपर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी। इधर से हम्म। लियाकत अली खान साहब जो थे उनको शहीद कर दिया गया था, और ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहब आ चुके थे। ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहब जो थे ये प्रो इस्लामिस्ट थे, और लियाकत अली खान साहब के वैसे भी अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि अगली बारी हमारे कंपटीटर जो थे, अगली बारी हमारी आनी थी। अच्छा, मीटिंग्स जो है वो होती रहती हैं। मौदूदी साहब एक ही चीज डिमांड करते हैं कि भैया जी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नाम दो। हम्म। उन्होंने कहा मदूदी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ जनाब, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ सो, अब वही हम्म। आप ही मेरे साथ रहेंगे। और मदूदी साहब ने पहला तो ये क्लेम किया, दूसरा क्लेम किया कि शरिया ला, और एक उलमा का बोर्ड बनाया जाए टू ओवरसी लॉ। अब यहां से हम बात पे लेके जाएंगे कि एक और बड़ा बहुत बड़ा काम हुआ, और उस जो है ना कांड बल्कि पैरा लफ्ज होता है, उसकी हम्म। वजह से भी कुछ मसाइल या ये इस्लामिस्ट जो जमातें थी इनको बड़ी ज्यादा पावर मिली। वो हम्म। था, इसका हेडिंग लिखेंगे हम, एंटी अहमदी मूवमेंट एंड द क्रैकडाउन। हम्म। एंटी अहमदी मूवमेंट का जो पैदाइश है वो 1934 में करते हैं द अहरर्स। 1934 में द अहरर्स जो हैं वो बेसिकली ये जो तंजीम थी, जमात थी, ये अहमदियों के खिलाफ थी। दे अटैक हम्म। अहमदीज, यो ऐसे करके उन्होंने अटैक किया उसके ऊपर। और इन्होंने डिमांड किया भैया जी रेजिग्नेशन सर जफरुल्लाह खान का। एक तो इन्होंने कहा जी आमदियों को जहां मिले मार दो, और दूसरा जो है सर जफरुल्लाह खान साहब का अभी अभी हमको भैया जी अभी चाहिए, इसके बाद चाय पियेंगे, पहले हमें सर जफरुल्लाह खान साहब का जो है ना लेके दो रिजाइन रेजिग्नेशन। और पंजाब में आफ्टर द पार्टीशन 1949 में अगेन आहरज जो थे इन्होंने अटैक करने शुरू कर दिए। हम्म। इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या था हरज का? इनका ऑब्जेक्टिव था एक्स कम्युनिकेटिंग दिस कम्युनिटी फ्रॉम पाकिस्तान। हम्म। और फिर सर जफरुल्लाह खान जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे वो प्रायोरिटी थे इनके, जब इन्होंने 1949 में ये अहमदी मूवमेंट शुरू की, एंटी अहमदी सॉरी, तो सर जफरुल्लाह खान साहब फिर जो है, जो कि उस टाइम हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, इनकी प्रायोरिटी या टॉप लिस्ट पे थे। 1952 में सैयद सलेमान नदवी साहब जो थे उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया नॉन मुस्लिम मिनॉरिटी। अब ये बात याद रहे कि उन्होंने इनको क्या डिक्लेयर किया है, नॉन मुस्लिम मिनॉरिटी, एंड एक्सपेल्ड हिम, किसको? जफरुल्लाह खान साहब को निकाल दिया। सर सुन रहे हैं? हेलो। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। अच्छा सॉरी, मैंने कहा शायद डिस्कनेक्ट ना होगा। नहीं नहीं नहीं। अच्छा जी, सॉरी। इन्होंने सर जफरुल्लाह खान साहब को निकाल दिया और डिक्लेयर कर दिया जी नॉन मुस्लिम मिनॉरिटी। मौदूदी साहब को लगा यार ये तो बड़ा यो प्रोग्राम, इनके पास तो पावर है। हम्म। ये तो सारे लोग इकट्ठे होकर जब हल्ला बोलते हैं तो ये तो बात मनवा लेते हैं, चलो हम भी इनके साथ हाथ मिला लेते हैं, आओ भैया हाथ मिलाएं। हम्म। मदूदी जॉइंट आहरज डिमांडेड रेजिग्नेशन ऑफ पीएम नाजिमुद्दीन। उन्होंने कहा ये भी साडी गल नहीं मानदा, इन्हों भी कड्डो। हम्म। अब मसला यहाँ पे बड़ा बन गया। अब 1953 में इन्होंने मदूदी साहब ने एक पम्फलेट जारी किया कादियानी मसला के नाम से। अब जब इन्होंने कादियानी मसला के नाम से इन्होंने पंफलेट जारी किया तो जनाब इनके खिलाफ तो मसाइल खड़े हो गए मजीद। अब इस पंफलेट की वजह से मौदूदी साहब को और अहरज जो थे इन दोनों को फिर जेल भेज दिया गया। आ जाओ भाई जेल भेजो।
अब जब इन दोनों को जेल भेज दिया गया तो जो 1952 और 53 की डिस्टरबेंसेस थी, इन डिस्टरबेंसेस की वजह से उस टाइम गवर्नर जनरल थे सिकंदर मिर्जा साहब। उन्होंने गेव राइज टू फंडामेंटलिस्ट, और उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये जो, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट देखिएगा जरा कि इस्लाम को कैसे यूज किया गया पावर गेन करने के लिए। 1952 और 3 में गवर्नर जनरल जो है सिकंदर मिर्जा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फंडामेंटलिस्ट को चाबी दी और उनको एम्पावर किया। उन्होंने कहा भाईजान ये जो सीएम पंजाब है ना दौलताना, और ये जो प्राइम मिनिस्टर है नाजिमुद्दीन, हैड फ्लर्टेड विद रिलीजियस एक्टिविस्ट, चलियो इन्होंने तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖा ਕੀਤਾ रे। उन्होंने कहा अच्छा, ये बात है, हम तुम्हारे साथ हैं भैया। उन्होंने कहा अच्छा तुम हमारे साथ हो। ही डिसमिस देम फ्रॉम ऑफिस। उन्होंने कहा चलो भैया तुम दोनों ऑफिस से निकल जाओ, और इम्पोज कर दिया क्या, मार्शल लॉ इन पंजाब, एंड रिप्लेस प्राइम मिनिस्टर विद बोगरा साहब। बोगरा साहब के साथ इसको प्राइम मिनिस्टर को रिप्लेस कर दिया, कॉमनली नोन एज लाहौर मार्शल लॉ। इसके पीछे ये हिस्ट्री थी कि लाहौर मार्शल लॉ क्यों लगा। और इंक्वायरी करने के लिए इन्होंने बिठाया, उन्होंने कहा भाई इन्वेस्टिगेट करो ये एंटी अहमदी एजिटेशन क्या है, इसके पीछे क्या मसले थे। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर इधर बनाया चीफ जस्टिस साहब मुनीर साहब को, जो आज हम मुनीर रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा, अब मुनीर रिपोर्ट की लाइन सुने जरा, नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ इस्लाम हम्म and the religious experts were best advised to leave the constitution making process alone। हम्म ये बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन थी कि हम्म भाईजान इनको ये डिफाइंड चीजें नहीं है, आप इनको कहो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से अलग रहें। हम्म और अब 1953 में मौदूदी साहब को सेंटेंस हो गई, डेथ पेनल्टी इनको अनाउंस हम्म कर दी गई कि इन्होंने इंडिया के साथ रिलेशन बनाए हुए हैं, और भाईजान इन्होंने हाई ट्रीजन की है, जो कि हमारे लिए हाई ट्रीजन बहुत नॉर्मल चीज है, हमें किसी को डिक्लेयर कर देते हैं। तो हाई ट्रीजन के केस में 1953 में मौदूदी साहब को डेथ सेंटेंस सुना दी गई इंडिया के हम्म साथ रिलेशन की सूरत में। हम्म अब यहाँ पे सेकुलर लोगों को आयन बनाने के अमल से मजहबी लोगों को निकालने का मौका मिल गया। हम्म मौदूदी साहब भी उधर चले गए जेल में, और इन लोगों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ गया, कुछ लोगों को जेल में भेज दिया। अब इनको एक मौका मिल गया कि हम क्या कर देते हैं, हम अपना जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं भैया, हम इसको सेकुलर तर्ज पे बना लेते हैं। हम्म अगला हेडिंग है मेरा, नीदर सेकुलरिज्म नॉर थियोक्रेसी, द हम्म 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। हम्म इसके लिए एक इतना प्यारा लफ्ज इस्तेमाल करता है, वो कहता है कंप्रोमाइज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। मौदूदी साहब 2 साल जेल में रहते हैं, और हमारे यहाँ हम जज्बात में बह के जाने वाले लोग, भैया हम्म जी जेल में गए, जैसे अभी हमारे खान साहब गए हुए हैं तो हीरो हम्म बन गए। हम्म लोगों ने कहा मौदूदी साहब की जे हो, हम्म हम जैसे उन्होंने कहा मौदूदी साहब की हो। उन्होंने अपील की, भाईजान बच्चे ने गलती कर ली है, अब जाने दो, इतनी भी क्या बात होगी, डेथ पेनल्टी दे दी है। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, चल यार कोई बात नहीं, खैर है, तुम भाई है अपना शुरू से साथ है। अप्रैल 1955 में उनको रिलीज कर दी। हम्म अब 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन की एक लाइन जरा देखें, हम लफ्जों का मजा लेने वाले लोग, द प्रोडक्ट ऑफ कंप्रोमाइज। हम्म क्या खूबसूरत उसने इसको डिफाइन किया है। प्रेसिडेंट जो है वो मुस्लिम होगा, नो लॉ अगेंस्ट कुरान सुनना होगा, मुस्लिम वार्डर होगा, वही सारी बातें जो हम आज तक पढ़ते हैं कि नीदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नॉर तालीमात इस्लामिया वर फुली टेकन। दोनों को इतना को स्ट्रांगली उनकी जो जैसे कमेटी बनी थी, मैंने अब शुरू में बताया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई, उनको मुकम्मल तौर पे कंसीडर नहीं किया गया, बस मिलता जुलता जा काम कर ले। और आर्टिकल 18 इसमें दे दिया, वर्थ मेंशनिंग। आर्टिकल 18 सुने जरा, कि फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, एंड द राइट टू एस्टेब्लिश इट, मेंटेन इट एंड मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। हम्म ये बात क्या आर्टिकल 18 बताता है कि इट रिफ्लेक्ट्स इस्लाम डिड नॉट हैव द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल रिलीजन। हम्म अब जनाब हम आ गए अयूब खान सेकुलरिज्म एंड स्टेटिज्म पे। हम्म
1958 में मिलिट्री कू होता है मेरे अजीज हम वतनों। अपुन आगे हैं। अब यहाँ से अपुन की बात शुरू होगी। वही द बिग ब्रदर्स। हम्म 1958 में मिलिट्री कू होता है। अयूब खान साहब आ जाते हैं और आके झंडा झंडा अलम लहराते हैं मेरे अजीज नाम वतनों। हाथ में झंडा, इस पे क्या लिखा है? मॉडर्नाइज पाकिस्तानी इस्लाम। हम्म। ये इनका जो है ना मोटो था। ये इस अपने एम के साथ आए। उन्होंने अयूब साहब ने कहा कि भाईजान ये जो रिलीजन है ना, ये फाउंडेशन फॉर नेशनल यूनिटी तो ठीक है। ठीक है, सबको लोगों को इकट्ठा करने के लिए ठीक है। बट अगेंस्ट है उलमा एब्सक्यूरेंटिज्म। एब्सक्यूरेंटिज्म, ठीक है। एम्बेगटी, मबहमियत, जिसको हम कह सकते हैं। ये जो ऑब्सक्यूरेंटिज्म है ना। जी सर, सॉरी। जी जी, बोले बोले। हाँ, बट अगेंस्ट द उलमाज obscurantism, मतलब ये जो क्लैरिटी नहीं है ना उलमा में कि हमने क्या लेना है और उसकी चीजों के आगे तश्कील कैसी होगी, उनकी प्रोपोगेशन कैसे है, उनकी प्रैक्टिस कैसे है, ये हम्म इसके खिलाफ है। ये काम ठीक नहीं है। ये नेशनल यूनिटी के लिए तो रिलीजन का इस्तेमाल करना ठीक है, लेकिन ये उलमा की जो obscurantism है ना, यानी कि अम्बेगिटी है, मुबहमियत है उलमा में, ये ठीक नहीं है। अब इनको ख्याल आया कि भाईजान ये जो उलमा है ना, इनका एक ही हल है कि इनकी पावर कैसे कम की जा सकती है। इन्होंने अपने इमाम जो थे ना, उनको ऑर्डर किया कि भाईजान तुम खोलो वेस्टर्न साइंस। हम्म वेस्टर्न साइंस पढ़ाएंगे तो बच्चे जो है ना, ये जो है ना उलमा, इनके इन्फ्लुएंस से निकलेंगे। तो वेस्टर्न साइंस जो है ना, इन्होंने इमाम को डायरेक्ट किया कि वेस्टर्न इस्लाम, वेस्टर्न साइंस जो है ना, वो पढ़ाई जाए। और हम्म ऑफर की मौदूदी साहब को। सर जरा ऑफर चेक करें कि भाई हम्म जी मौदूदी साहब, आप ऐसा करो, पॉलिटिक्स छोड़ दो और प्रेसिडेंसी ऑफ भावलपुर यूनिवर्सिटी जो है ना वो ले लो। आ हम्म जाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मौदूदी हम्म साहब ने कहा अबे चल बे, इससे बड़ा अपन का गोल है। तो हम हम्म मिर्जापुर सारा चाहते हैं। और इन्होंने कहा नहीं भाई। अयूब खान साहब को गुस्सा लगा कि तुमने हम्म हमारी बात ना मानी भैया। तो हम्म उन्होंने जमाते इस्लामी और मदूदी साहब दोनों बैन कर दी 1958 में। हम्म। उन्होंने कहा आप हमारी बात नहीं मानेंगे, चलो भाई बड़ा जेल जाओ। फेमस केस है इस पे। आगे सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फेमस इसके ऊपर केस है। हाँ। जी सर। इधर नहीं है, डिस्कशन में नहीं है। हाँ, लेकिन वो वैसे अगर आप हामिद अली खान या कोई भी और किताब पढ़ेंगे ना जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करती है। जी। हाँ, तो ये बल्कि शायद किसी दिन पॉलिटिकल पार्टीज पे बात होगी तो मे भी मैं इसको डिस्कस कर भी दूँ। ठीक है। ठीक है सर। अब मदूदी साहब ने बैन कर दिया जमात इस्लामी को, 1958 में हम्म जेल भेज दिया। अच्छा जी। अयूब खान जो है, इन्होंने रिफॉर्म की मुस्लिम प्रैक्टिसेस में। हम्म जो ये समझते थे कि ही थॉट बेस्टिकल्स इन द वे ऑफ कंट्री प्रोग्रेस है। हम्म सबसे पहले तो उन्होंने कहा भाईजान ये जो डाइवोर्स वाला तुम लोगों ने मसले बनाए हुए हैं कि यूं तलाक हो जाती है, बारी के पीछे से आके कहे तो तलाक हो जाती है, दरख्त के ऊपर चढ़ के कहे तो नहीं होती, सज्जे पासे हो जाती खब्बे ही है। उन्होंने कहा नहीं भैया जी। हम्म इन्होंने इसको डिफाइन किया बड़ा बेहतरीन। उन्होंने कहा जी ये तलाक के तरीकाकार जो है वो इस तरह से होगा। हम्म मैं उसके, अब बहुत लंबी डिटेल है उसमें नहीं जाऊंगा। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि फैमिली, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस इन्होंने बनाया 1961 में। हाँ जी। तीसरा जिन्होंने काम किया, इन्होंने कहा जी चिल्ड्रन ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनके पास ही जाके रहेंगे इन केस कि उनकी वालदा या वालद फौत हो जाता है तो। चूंकि ये अलीगढ़ के पढ़े हुए हैं अयूब खान साहब, तो हमें यहाँ से बात समझ आ गई कि मॉडर्निस्ट है। हम्म मॉडर्निस्ट इन्फ्लुएंस ऑन हिम ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इन तीन चार चीजों से हमें ये जाहिर होता है कि वो उनके ऊपर यूनिवर्सिटी का इन्फ्लुएंस है। हम्म अब हमारा हेडिंग है पीर्स एंड उलमाज, द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस लीडर। हम्म एक मिनट सर, सर। अच्छा जी, पीर्स एंड उलमाज जो हैं द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस लीडर्स। इनको पता चला यूब खान साहब को कि यार ये तो इनके पास तो पावर बड़ी है, इनके तो मनता मर्यादा बड़ी है। ये एक दफा हाथ का इशारा करते हैं कि इधर वोट करना है तो सारे लोग उधर भाग पड़ते हैं। तो इनका को हल निकालना पड़ेगा। आओ भैया जी बताओ कुछ। एक सियाना बंदा है, उन्होंने कहा भैया जी ट्राई टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ पीर्स एंड लीडर्स। उन्होंने कहा जी हम्म अच्छा। के अजीज की लाइन सुने। मैं तो जिस दिन ये पढ़ी लाइन बड़ी देर मजा लेता रहा। के अजीज कहता है द पीर्स वर एंटरिंग पाकिस्तान इन 1947 एज इफ दे ओन्ड इट। हम्म अच्छा जी।
अच्छा, और इन लोगों का इन्फ्लुएंस एक तो लोगों में बड़ा था, इनकी मनता मर्यादा बड़ी थी, फिर इन्होंने अपना जो है ना नेक्सस बड़ा स्ट्रांग बनाया होता है। ये करते थे, अपनी मैरिज शादियां करते थे इंडस्ट्रियल और जो इनको मिलिट्री 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 रिलेटेड फैमिलीज में, हम्म इंडस्ट्रियल और मिलिट्री रिलेटेड फैमिलीज में शादियां करते थे, ताकि उनका स्ट्रांग जो है ना नेक्सस बन सके। जिसमें वो एक छोटी सी मिसाल देता है, पीर पगाड़ा। हम्म पीर पगाड़ो सिंध में उसको कहते हैं, लेकिन पीर पगाड़ा ये हम्म सूफी लीडर हैं जी, हुर फैमिली के। हम्म हुर जो आर्डर है उसके सूफी लीडर हैं। सॉरी, पीर पगाड़ा साहब ने 1952 में ज्वाइन की मुस्लिम लीग। अब जब 1952 में उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की सिंध में, तो इनके पास 20+ कॉन्स्टिट्युएंसीज थी, जिसके ऊपर पीर पगाड़ा साहब ने एक दफा जो कह देना था वही होना था। अब वो यहाँ पे दूसरा जो साउथ पंजाब में है, मखदूमुल मुल्क सैयद गुलाम मीरान शाह, उनका भी इन्फ्लुएंस इसी तरह था साउथ पंजाब में। अब वो कहता है कि जब लोगों से इंक्वायर किया कि यार तुम लोग इस तरह से इनको क्यों मानते हो, या इनकी बात को दोहराते क्यों नहीं है, इनकी बात को तुम रद्द क्यों नहीं करते, ऐसी भी क्या बात होगी भैया। तो उन्होंने, लोगों ने जो कलेक्टिवली जो जवाब दिए, उसका जो थीसिस बनता है वो ये था कि ही इज द ब्रिज बिटवीन अस एंड अल्लाह, सो वी हैव टू फॉलो हिम। हम्म हम्म ये तकवा बताते हैं हमें, यूं करते हैं, हमें वो करते हैं। अयूब खान कन्वेंस हो गए। अयूब खान कन्वेंस हो गए कि भैया जी, ये तो इसमें इतनी पावर है इनके खिलाफ, ये कल को उठ के मेरे खिलाफ ही ना खड़े हो जाएं, हम्म तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा अगर ये मेरे खिलाफ उठ के खड़े हो गए तो। हम्म सो ही वाज कन्वेंस टू बिल्ड अ सिक्योरिटी स्टेट। और इन्होंने अपनी ड्यूटी लगा ली, और उनकी ड्यूटी क्या थी? टू स्टॉप obscurantism एंड इन्फ्लुएंस ऑफ देम। अच्छा जी, हेडिंग देंगे हम स्टेट कंट्रोल ऑफ इस्लाम। स्टेट कंट्रोल ऑफ इस्लाम में हम बात करेंगे, ये जो उन्होंने अपनी ड्यूटी लगा ली कि ऑब्सक्यूरेंटिसिज्म और इन्फ्लुएंस ऑफ पीर्स एंड उलमाज कट करने, इसके लिए कर्टेल डाउन इन्होंने ड्यूटी लगाई किसकी? जावेद इकबाल साहब की, जो कि बेटे हैं किसके? अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के। उन्होंने कुल मिला के हिसाब लगाया कि भाईजान अबॉलिश करो श्राइन्स को, एंड अर्ज्ड एंड अर्ज मॉडर्निस्ट टू कर्ब द इन्फ्लुएंस ऑफ पीर्स एंड उलमाज। और मॉडर्निस्ट को आगे लाओ, श्राइन को खत्म करो, और इनको उलमा और पीर के इन्फ्लुएंस को कम करो। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले तरीकाकार क्या किया? श्राइन्स को कम खत्म करने के लिए और मॉडर्निटी लेके आने के लिए, फर्स्ट सबसे पहले तो असल जो फोर्स होती है वो पैसा होता है। सबसे पहले उन्होंने फाइनेंशियल ऑटोनॉमी खत्म की ना औकाफ की। उन्होंने हम्म कहा भाईजान, इनकी जितनी प्रॉपर्टीज है ना, स्टेट हैं, स्कूल, बिल्डिंग, मस्जिदें, श्राइन, डोनेशन, अरे भैया जो कुछ भी होगा ना वो भाईजान का है, वो स्टेट का है, आपका कुछ नहीं है। क्यों? उसकी वजह, वो भाई जी पीर जो है मिसमैनेज कर रहे हैं, और ये इग्नोरेंट पीपल हैं, और ये करप्ट पीपल है। ठीक है। ये इग्नोरेंट पीपल है, ये करप्ट पीपल है, तो इसलिए ये सारी चीजें हमें अपने कंट्रोल में लेनी पड़ेंगी। एक तो काम ये करके उनकी पावर को कम करने की जुस्तजू की। और 1961 में वेस्ट पाकिस्तान वक्फ रिपोर्ट प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस जारी किया। वेस्ट पाकिस्तान वक्फ प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस जारी किया, ट्रांसफर वक्र प्रॉपर्टीज टू स्टेट। और उसके जरिए जितनी भी ये मजार जो श्राइन से इनकी प्रॉपर्टी, वो बहुत लंबे चौड़े ये मजार जो थे, इनकी प्रॉपर्टीज होती थी, जमीनें वगैरह होती थी, तो उन्होंने कहा यार ये सारी जो है ना अब स्टेट में आ जाएंगी, अब आपके लिए ये मजीद नहीं रही, हम थारे नहीं हम्म रहे भैया। और हम्म औकाफ डिपार्टमेंट बना दिया। उलेमा अकेडमी बनाई 1970 में, जिस उलेमा अकेडमी जो थी वो 2 साल की डिग्री थी, हम्म इन रिच क्लासिकल थियोलॉजी विद मॉडर्न सब्जेक्ट्स। मतलब लाइन देखे जरा, क्लासिकल थियोलॉजी विद मॉडर्न सब्जेक्ट्स। दो हम्म साल की डिग्री थी, जिसमें इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, साइंस पढ़ाई जाती थी, और ये जो इस्लाम के टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, इनको रेगुलर ही पढ़ाया जाता था, इतना जोर नहीं दिया जाता था। अच्छा जी। और नेशन को यहाँ पे, ये जो इन्होंने स्कूल बनाया था ना, 2 साल डिग्री जो उलमा अकेडमी 1970 में, यहाँ पे नेशन पे जोर दिया जाता था
मिल्लत पे जोर नहीं दिया जाता था। फिर हम्म, रामची आ गया कंसेंसुअल गवर्नमेंट क्रिएट करने के लिए। हम्म, अच्छा जी, हम्म, ठीक हो गया जी। अब स्कूल जो थे इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इस्लाम फ्रॉम अ थियोलॉजिकल कंसेप्ट टू एन आइडियोलॉजिकल वन, हम्म, ये एजेंडा था अब हमारा कि ट्रांसफॉर्म करेंगे भाईजान कंसेप्ट, इसको थियोलॉजिकल कंसेप्ट के जरिए आइडियोलॉजिकल वन के ऊपर हम्म, लेके जाएंगे। सिमिलरली टू सर सैयद ने जैसे किया था, जिना ने जैसे किया था, इस्लाम लेस प्रोमिनेंट इन 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में था देन 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी कि अयूब खान साहब ने भी अंदरों अंदर जिना और जिया वाला जो था हिसाब, सॉरी जिना और सर सैयद साहब वाला जो हिसाब किताब था वही रखा था कि ये एक पॉलिसी के तौर पे हम लेंगे, लॉ के तौर पे नहीं लेंगे इस्लाम को। और ये आइडियोलॉजिकल वन तो ठीक है लेकिन थियोलॉजिकल कंसेप्ट नहीं माना जा सकता। तो हम देख सकते हैं कि 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लेस प्रोमिनेंट था 1956 की निस्बत। और इसका नेम जो था वो रखा गया रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। जी। तो इसका नाम जो है वो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया। जब इन्होंने इसका नाम रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा, मसूदी साहब ने कहा अरे भैया तुमने तो मुसलमान ही ना छोड़ा हमारा मुल्क, ये तो हम्म, मसला हो गया। इन्होंने किया एहतजाज। अब जब इन्होंने एहतजाज किए, जमातें जो थी इस्लामी, 1963 में भाईजान को अमेंडमेंट करनी पड़ी। बेशक वो बड़े भाई थे लेकिन उनको करनी पड़ी क्योंकि ये फोर्सों से बड़ी होती है। तो उन्होंने इसका नाम फिर से रख दिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हम्म, अब इन्होंने कहा कि मैं बनाता हूँ भाईजान एक एडवाइजरी। इन्होंने बनाई एक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। हम्म, इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी थी। इसका काम क्या था, मकसद क्या था? टू ऑर्डर मुस्लिम्स अकॉर्डिंग टू इस्लाम। टू जजेस इसमें अपॉइंट किए जो दोनों सुप्रीम कोर्ट के हो सकते हैं या एक हाई कोर्ट का हो सकता है, हम्म, या एक हाई कोर्ट का एक सुप्रीम कोर्ट का, या दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के होंगे। और जो इसका हेड होगा ना वो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। हम्म, अब ये बात को मैं दोहरा रहा हूँ इसलिए एम्फिसाइज दे रहा हूँ कि सारी बात इसके ऊपर कंक्लूड होनी है कि वो उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है ना वही इस एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का हेड होगा। हम्म, और अगर कोई मसला फंस जाए जहां पे इस्लामिक्स और कॉन्स्टिट्यूशंस के दरमियान को मसला बहुत बड़ा बन जाए तो फिर क्या होगा? जो मसला है वो प्रेसिडेंट के पास लेके जाएगा एंड ही वुड बी द अल्टीमेट एंड फाइनल अथॉरिटी। अपनी ऑटोबायोग्राफी में वो इस लाइन के बिहाफ पे जो अयूब खान साहब लिखते हैं कि नो प्लेस फॉर रिलीजन, सॉरी, नो प्लेस फॉर रिलीजियस विटो ओवर लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ये बात थी कि जहां पे वो क्लियरली कह सकता है कि भाईजान हमने स्टेट से मजहब को अलग करके रख दिया था। हम्म, नो प्लेस फॉर रिलीजियस वीटो ओवर लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, क्योंकि भाईजान वहां पे सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो ही अल्टीमेट अथॉरिटी है। और अगर वो भी वहां को मसला फंस गया तो फिर प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट वही काम करेगा जो गवर्नमेंट होगी। हम्म, अच्छा जी, आगे चलते हैं हम थोड़ा सा कि इन्होंने एक और स्टेप लिया अयूब खान साहब ने, वन मोर स्टेप टू ब्रिंग इस्लाम अंडर स्टेट। वो था, इन्होंने स्टार्ट किया अ प्रोसेस ऑफ कोलोनाइजेशन। सिमिलरली ये क्या था? बिल्कुल वही था जो जिना हैड अटेम्प्टेड टू टर्न इस्लाम इनटू एन एथनो टेरिटोरियल आइडियोलॉजी। हम्म, बिल्कुल वही। सर सैयद साहब का जो रिफॉर्मिज्म था उसका प्रो वर्जन जो था वो कायदे आजम ने आगे आगे पेश किया, और अयूब साहब उसका प्रो मैक्स वर्जन पेश कर रहे हम्म, हैं। इन्होंने कहा कि जनाब हम क्या करेंगे, एथनो टेरिटोरियल आइडियोलॉजी था दैट वुड बी एक्सप्लॉइटेड टू पॉलिटिकल एंड्स। ये उसका मसला था कि हम इसको पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेट कंट्रोल हो गया। वकाफ जो थे यानी कि ये जो मदारस थे, श्राइन्स थे, इनके ऊपर सारे के ऊपर स्टेट का कंट्रोल हो जाता है। स्टेट का और कुरानिक स्कूल
करिकुला जो है वो भी चेंज करके नया बना दिया जाता है कि यार ये बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाएगा। रिलीजियस डाइवर्सिटी जिसकी वजह से आएगी, और एक्नॉलेजमेंट ऑफ मिनॉरिटीज आएगी, और एक अच्छा मुआशरा बन जाएगा। अब इस सारे सीन में अब हम वापस कैमरा मोड़ते हैं मदूदी साहब की तरफ। इतनी देर से उनकी बात नहीं हुई। हम्म, मदूदी साहब ने कहा, अरे भैया ये तो काम खराब हो गया है, आई डिमांड समथिंग प्रैग्मेटिक। हमें अब कोई प्रैग्मेटिक अलायंस बनाना चाहिए, अयूब साहब तो हमें ले दे जाएंगे। मदूदी साहब बैठ के सोचने। हम्म, अच्छा जी। मदूदी साहब ने कहा कि अब हम क्या करें, अब हमें चाहिए कोई प्रैग्मेटिक अलायंस, हम्म, कोई तगड़ा अलायंस चाहिए। ये मौलवी सारे मिलके ऐसी कुछ नहीं कर पा रहे। हम्म, अब इन्होंने इस जॉइंट बना लिया अपना, इन्होंने कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज में। और कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज में इन्होंने शमूलियत इख्तियार करके बैक किसको किया, फातिमा जना की कैंडिडेंसी को, इन 1965 इलेक्शंस। अब ये वो एक पॉइंट था जहां पे मौदूदी साहब की अपनी जमात जो है उसमें बड़ी सारी दरारें पड़ गई। अयूब खान साहब ने कहा कि अच्छा भाई, जब तुम अब आके हमारे खिलाफ, अरे भाई, हम्म, बड़े भाई के खिलाफ मौदूदी साहब जेल भेज दिया और स्टार्ट कर दी कॉलोनाइजेशन ऑफ इस्लाम। हम्म, अब इंपॉर्टेंट सोर्स कौन थे इन्फ्लुएंस का, वो वही थे पीर। अब इनको ख्याल आया कि यार ये जो मैं इन पीरों के खिलाफ जा रहा हूँ, इनको मैं इतना स्यापे डाल रहा हूँ, इन पीरों के साथ मैं मसले मसाइल बना रहा हूँ, तो बजाय इसके कि मैं किस लिए ये चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे खिलाफ ना कल कोर्ट हो, तो इनके खिलाफ अगर मैं इनकी ऑनरशिप ले लूंगा, इनसे फाइनेंशियल ऑटोनमस इनको नहीं रहने दूंगा, तो ये मेरे खिलाफ होंगे, तो इनको साथ ना मिला ले। उन्होंने सिगार सिगार लगाया, सोचा, उन्होंने कहा भाई बात ठीक है, ये जितने पीर है ना, उलमा है ना, इन सब को हम अपने साथ मिला लेते हैं ताकि ये कल को हमारे खिलाफ खड़े ना हो। बड़ा अच्छा मशवरा लगा। उन्होंने कहा जनाब कि ऐसे करते हैं कि हम विजिट करते हैं श्राइन्स को। वो खुद जाते थे श्राइन्स पे, जाके चादरें चढ़ाते थे, नमक खाते थे। उनको कहते थे हम आपके नमक खा लिए भाई, आपके वफादार हैं। और उर्स करवाते थे, पैसा जारी दिया, जी जारी किया स्टेट ने, खुला डुला भाईजान लो, रिपेयरिंग कराओ, एक्सपेंशन करो, ऐसे खूबसूरत लश पश निजाम नजर आना चाहिए, यस मंडेट प्रोग्राम होना चाहिए। तो वो उन्होंने साहब ने भी कहा, हाँ भाई वाह वाह वाह, यूब खान साहब तो बहुत बढ़िया हो गए, ये तो हमारे पीरों का बड़ा ख्याल करते हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, आज भाई इनके साथ बैठते हैं। हम्म, लेकिन however his policy was different from those of his followers who initiated a process of Islamization। हम्म, आखिरी कमेंट है इसके ऊपर अयूब खान साहब के ऊपर कि his policy was different from those of his followers who initiated a process of Islamization। हम्म, अब हम एक नए एरा में इंटर होने लगे हैं, वो है जनाब इस्लामाइजेशन हम्म, एंड द पॉलिटिक्स ऑफ लेजिटिमेशन। हम्म, अब ये पहली दफा आपने नोटिस किया है कि ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इस्लामाइजेशन। हाँ, इस्लामाइजेशन एंड द पॉलिटिक्स ऑफ लेजिटिमेशन 1969 से लेकर, ये बात हमारी चलेगी 1988 तक। अच्छा जी, फ्रॉम लेट 1960s से लेकर 1980 तक याया साहब, भुट्टो साहब, जिया हाँ जी, हक साहब, इन्होंने रिजोर्ट इस्लाम टू लेजिटिमाइज देयर रोल। क्या हम्म, स्टांस था उसका खूबसूरत किताब का, कि हम्म, रिजोर्ट इस्लाम टू लेजिटिमाइज देयर रूल। अब सबको फर्दर फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन कलेक्टिव स्टांस यही था। हम्म, And allowed Islamist movements more room to maneuver any government। हम्म, जब आप उनको अपने रूल की लेजिटिमेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो दे हम्म, हैड पावर टू मैनोवर एनी गवर्नमेंट। हम्म, अच्छा जी, पहला पहला जो लाइंस बनता है या एसोसिएशन, बल्कि द फर्स्ट एसोसिएशन बिटवीन इस्लामिस्ट्स एंड द मिलिट्री, हम्म, याया खान एंड जमाते इस्लामी। हम्म, ये हम जनाब इसको अभी डिस्कस करेंगे। ये जो फर्स्ट अलायंस बनता है मिलिट्री का और जमात इस्लामी, यानी कि इस्लामिक जो पावर्स थी हमारे पास उनके दरमियान। जमात इस्लामी जो थी, उन्होंने जनाब क्या किया कि उन्होंने इनको कहा कि याया खान साहब को कि भाईजान, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ इरादा है? हम्म,
याया साहब चाहते थे बेसिकली स्पोर्ट फंडामेंटलिस्ट्स की। हम्म। किस लिए वो फंडामेंटलिस्ट स्पोर्ट चाहते थे कि वो कहते थे कि यार अगर इनकी मुझे स्पोर्ट मिल गई ना, तो ये जो न्यू बॉर्न स्टार है ना, हम्म। द द वन एंड ओनली वन भुटो, हम्म। इनको हम जो है ना, इनको हम मैं काउंटर कर सकता हूँ। हम्म। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ किस किस कॉन्टेक्स्ट में इनको मैं काउंटर कर सकता हूँ? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस डोमिनेटेड बाय द बंगाल क्वेश्चन। हाँ, ठीक है। बंगाल के जो आइडेंटिटी क्राइसिस है उसकी बिना पे, क्योंकि उलमा क्या कहते थे, पैन इस्लामिज्म, टेरिटरी के बियॉन्ड। तो ये इनके पास एक जवाब था कि अब मुख्तसर ये है कि जमात इस्लामी जो है, उन्होंने भी इनका हामी भरने की जुस्तजू की। हम्म। 23 मार्च 1969 को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो थे याह्या खान साहब के, नवाबजादा शेर अली खान, वो हम्म। मिले मौदूदी साहब के साथ और मियां तुफैल साहब के साथ। हम्म। और नवाबजादा शेर अली खान साहब कहते हैं कि भाईजान जो है ना हमारे याह्या खान साहब, ही इज चैंपियन ऑफ इस्लाम। हम्म। मदूदी साहब ने कहा अच्छा ये बात है। हाँ जी, उन्होंने कहा, नवाबजादा शेर अली खान रिप्लाइड, यस माय लॉर्ड, एंड एलएफओ इज अबाउट टू बी प्रिपेयर्ड। एलएफओ जैसे ही बन जाएगा, इस्लामिक स्टेट बनेगी, और फाइनली पावर किसके पाए आ गई? जमाते इस्लामी के पास। मजे ही मजे होंगे भैया। हम्म। तो अब मजा आ गया। उन्होंने कहा जी बात तो ठीक है कि हम्म। ये काम ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं, आ जाओ फिर रल के काम कर रहे हैं। अब यहाँ से पहला अलायंस बनता है जमाते इस्लामी का, याह्या खान यानी कि मिलिट्री का, इस्लामिक पार्टीज के साथ। याह्या खान साहब का मफाद क्या था कि भुट्टो साहब को काउंटर कर सके, हम्म। इसलिए उन्होंने उनके साथ अलायंस बना लिया, और इन्होंने अपना मिल के काम करना शुरू कर दिया कि इस्लामिक स्टेट के लिए। अब यहाँ से एक नई चीज इंट्रोड्यूस होने लगी है, वो है इस्लामी जमात तलबा। हम्म। जमाती है, जैसे हमने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में बड़ी मार खाई है। हम्म। तो ये उनकी जो है ना, हम थोड़ी सी डिस्कशन करने लगे हैं कि इस्लामी जमात तलबा, इसको मैं IJT कहूंगा, फॉर्म्ड इन 1947, लाहौर में ये बनी थी। हम्म। ये फेमस थी किस लिए? एंटी अहमदी एजुटेशन के लिए। हम्म। अच्छा जी, इनका आवर ऑफ ग्लोरी कब आया? वो जब ये अपने पीक पे पहुंचे 1969 से लेकर 1971 तक। हम्म। याह्या खान साहब का अलायंस बन गया वो इनके साथ। हम्म। और ये इस्लामी जामात तलबा किसकी है? मदूदी साहब इसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली लीड करते हैं। और ठीक है। ये इन्होंने किस लिए इस्तेमाल किए? इन्होंने इस्तेमाल किया अगेंस्ट भुट्टो एंड बंगाली सेपरेटिस्ट्स। हम्म। इनको इन्होंने जो है ना एम्पावर किया। इन्होंने कहा भाईजान चलो, ग्रामची मुझे बार बार आके सताता है सर। वो कहता है कि भाईजान देखो कैसे इन्फ्लुएंस होती हैं ये चीजें। अच्छा जी, अब इन्होंने भुट्टो साहब के और बंगाली सेपरेटिस्ट के खिलाफ इनको इस्तेमाल किया। विद लाइन जरा सुने, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। हम्म। अब ये जो तलबा जो थे, इन्होंने पोस्टर्स लाहौर में लगाए। जरा पोस्टर्स की लाइन सुने, मैं तो बड़े मजा ले इसका। वांड ऑल पोएट्स, राइटर्स एंड अदर इंटेलेक्चुअल्स टू बिहेव, अदरवाइज दे वुड they would break their pens, हम्म। smoother their tongues and smash their heads। अरे यार क्या लाइन थी कि भाईजान तुम्हारे जो है ना जुबानें खींच ली जाएंगी, सीधी करे तुम्हारे सर फोड़ दिए जाएंगे। हम्म। जमात इस्लामी जो है एक कमेटी बनाती है हर मोहल्ले में। उन्होंने कहा जी भाई जी ग्रास रूट लेवल से हम पॉलिटिक्स शुरू करेंगे। ठीक है। जमात इस्लामी ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था मोहल्ला हम्म। मोहल्ला कमेटी। और इस कमेटी का काम क्या था, इसका मकसद क्या था? स्मूथर द टंग्स दैट अटर्स द वर्ड सोशलिज्म। आप देखें जरा कैसे कैसे ये चीजें हुई कि इधर से इन्होंने कहा कि भाईजान अयूब खान इनको इस्तेमाल किया, वही कंसेंसुल हगामनी। और इन्होंने को कहा कि भाईजान तुमने तो सोशलिज्म, जो बंदा लफ्ज बोलता है ना अपनी जुबान से, उसकी जुबान खींच लो हलक से। हर मोहल्ले में ये कमेटी बनाई। भुट्टो साहब 1969 में जो है ना गए रहीम यार खान,
और हम्म वहां पे जब ये गए तो इनके ऊपर एक मोहल्ला कमेटी ने हमला कर दिया, वो बट्टे मारे भुट्टो साहब को। हम्म क्योंकि इनको इतना ज्यादा एम्पावर कर दिया गया था, ये जमाते तलबा वालों को, कि वो बिल्कुल भी नहीं घबराते थे। वो समझते थे कि ये जिहाद है, और उन्होंने मोहल्ला कमेटी के तहत जहां पे भी सोशलिज्म और बंगाली सेपरेटिस्ट का वर्ड बोलने वाला को बंदा इनको लगता था कि ये ऐसा है, तो वो उसको मारने लग जाते थे। और चूंकि ये अंडर द ब्लेसिंग्स ऑफ स्टेट था, गवर्नमेंट सॉरी, तो कोई बंदा भी उस वक्त इनको कुछ भी नहीं कहता था। हम्म अच्छा। जमाते इस्लामी ने एक हम्म और भी कोशिश की, वो ये था कि पीपीपी को आइडियोलॉजिकली ग्राउंड्स पर भी क्या करे, डिफीट दे। हम्म अब जो है ना, टोबा टेक्सिंग में आपको याद होगा कि 2 लाख किसानों का जो है ना इज्तिमा करवाया गया, इज्तिमा सॉरी प्रोटेस्ट करवाया गया, और हम्म, यौम शौकत इस्लाम मनाया गया। ठीक है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान, और हम्म किसान क्या मना रहे हैं, यौम शौकत इस्लाम, के भुट्टो जो है ये इस्लाम के खिलाफ है, और हम यौम शौकत इस्लाम 2 लाख लोग जो हैं लेके ये टोबा टैक्सिंग में इन्होंने इनका एहतजाज करवाया जमात इस्लामी ने, टू काउंटर आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पीपीपी। हम्म जमात इस्लामी ने बैक किया आर्मीज क्रैकडाउन अगेंस्ट द बंगाली सेपरेटिस्ट्स भी। हम्म अप्रैल 1971 में जमात इस्लामी के जो लीडर थे वो मिले जनरल टिक्का खान के साथ। उन्होंने कहा हम्म भैया जी हमारी फुल सपोर्ट है आपके साथ, हम्म तो आप जो है ना, आपके साथ हमारी फुल सपोर्ट है, आप अगेंस्ट एनिमीज ऑफ इस्लाम, हम फुल फुल सपोर्ट करेंगे। आप आओ, हम दोनों मिल के जो है ना इनके खिलाफ लड़ते हैं, और इनके खिलाफ जो है ना काम डालते हैं। हम्म अच्छा जी। हम्म अब यहाँ से वो कहता है, दो जो फर्स्ट मिलिट्री अलायंस था ना, इस्लामिस्ट और मिलिट्री का, इसके दो डबल फियास्को था, इसकी वजह से हुआ। हम्म जरा लाइन सुने, आपको मजा आएगा। पहला तो ये हुआ कि बंगाली गेंड इंडिपेंडेंस, हम्म और दूसरा ये हुआ कि पीपीपी केम इनटू पावर। हम्म, प्रोग्राम तो हो गया। हाँ जी। अच्छा जी। अब क्या हुआ, अब जरा इलेक्शन की डिटेल सुने कि जमाते इस्लामी प्लस जमाते उलमा इस्लाम और प्लस जमाते इस्लामी जमाते उलमा पाकिस्तान, ये तीनों जो थी, इन्होंने कुल मिला के तीनों ने सिर्फ 14% वोट लिया, 14%। हम्म तो पीपीपी उधर से जीत गई। जिला में जमाते इस्लामी वन ओनली 4 सीट्स। हम्म ये फेलियर इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, क्योंकि इससे पहले ऐसा ग्राउंड बन चुका था कि मौदूदी साहब को लगता था कि भाईजान 2/3 मेजोरिटी से आ गई, आ गई। हम्म जब सिर्फ 4 सीट्स मिली और कलेक्टिवली सारी इस्लामी जमातों को 14% वोट मिले, तो मौदूदी साहब ने कहा भैया हम तो रिजाइन करते हैं। इस फेलियर ने जमाते इस्लाम के लीडर जो हैं मौलाना सैयद अबू अल मौदूदी साहब, उनको रिजाइन करने पे मजबूर कर दिया। उन्होंने खुद से क्विट पॉलिटिक्स, और उन्होंने अपने पहले जो उनका एजेंडा था, जो उन्होंने शुरू में अपने इनिशियल दिनों में अपना स्टांस लिया था कि होली कम्युनिटी बनाएंगे, कम्युनिटी से ही जाके लोग बात कल को अपने हक के लिए खड़े हो जाएंगे, जैसे मार्क्स कहता था कि ये खुद रिवॉल्ट करने के लिए खड़े हो जाएंगे। हम्म अच्छा जी। तो मियां तुफैल जो इनके लीडर थे, सेकंड लीडर थे, उनको इसका हेड बना दिया जमात इस्लामी ने इन 1972। अब मौदूदी साहब इस फिल्म के सीन से निकल गए हैं, और मियां तुफैल साहब जो हैं ये जमात इस्लामी को लीड करेंगे 1972 में। हम्म अर्ली 1970s मार्क्ड एज एंड ऑफ ए साइकिल, हम्म इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म। हम्म यहाँ पे भी वो कहता है कि भाईजान अगर यहाँ पे भी काम रुक जाता, मामला ये रुक जाते, तो यहाँ पे इस्लामिक जमातों का जोर बिल्कुल टूट चुका था। और यहाँ पे भी अगर ये लोग आगे अपने अपने इख्तियार को, इख्तिदार को बचाने के लिए, दो लीडर जो अब आएंगे, भुट्टो साहब और जियाउल हक साहब, ये दोनों जब आएंगे, तो ये अगर इस्लाम को यूज ना करते, तो यहाँ पे आके भी खत्म हो चुका था इन्फ्लुएंस, और सेकुलरिज्म जो था वो बहाल हो चुका था। हम्म, अब कहता है आयरनिक ट्विस्ट ऑफ हिस्ट्री क्या है, कि भुट्टो एक्सप्लॉइटेड इस्लाम टू पॉलिटिकल एंड्स। ठीक है। अब हमारा जो एरा शुरू हो गया है, वो शुरू है जुल्फकार अली भुट्टोज वर्जन ऑफ इस्लामाइजेशन। हम्म भुट्टो साहब ने कहा इस्लामिक सोशलिज्म लो कर लो गल,
जो लोग उधर कह रहे थे कि भुट्टो भुट्टो जो है ये इस्लाम के खिलाफ है, ये सोशलिज्म सोशलिज्म कह रहे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, चले हो मेरी गल तो पूरी सुन लो, हम्म। सोशलिज्म नहीं, इस्लामिक सोशलिज्म। तो हम्म। पता है मतलब की है मसावाते मुहम्मदी। हम्म। उन्होंने कहा अच्छा इसका मतलब मसावाते मुहम्मदी, उन्होंने कहा यस मुस्लिम इक्वेलिटी। हम्म। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, उन्होंने कहा यस, ये तो मसावाते मुहम्मदी है, ये मुस्लिम इक्वेलिटी है, अरे भैया ये इस्लामिक सोशलिज्म है। हम्म। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है भैया, अच्छा ये बात है, ठीक है फिर हम तुम्हारे साथ हैं। 1968 में भुट्टो साहब ने रैली निकाली। अब मैं ये लाइन क्विट्स कर सकता था इनकी तकरीर की, लेकिन ये मुझे इतनी फैसिनेट की, हमारी एक सहेली है वो कहती है फैसिनेट की। हम्म। तो ये इतनी फैसिनेट की ये लाइंस, मैं आपको इसकी लाइन सुनाता हूँ एक स्पीच की, आप जरा सुने कि कैसे ग्रामची फिर आ गया ना, कि कैसे हम्म। लोगों को कंसेंट फेस किया जाता है। ऐसे ही। कि उन्होंने कहा कि व्हाई सोशलिस्ट पार्टीज हैव नॉट सक्सीडेड इन इंडिया। हम्म। अब जो भी तकरीर वाई से शुरू होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि वाई सोशलिस्ट पार्टीज हैव नॉट सक्सीडेड इन इंडिया इज हम्म। बिकॉज हिंदुइज्म इज अगेंस्ट सोशलिज्म, just as it is against Islam. Hinduism can never tolerate socialism because the Hindu religion provides various classes. Socialism can make progress in Pakistan because there is little difference in Islam and socialism. हम्म। In socio-economic sector, there is no difference in Islam and socialism. हम्म। Had these lines सुने जरा, had these systems been in conflict with each other, I would have given up socialism. हम्म। और ऐसे माइक फेंक दिए लोगों ने, क्या भुट्टो साहब की जय हो, भुट्टो साहब की जय हो। ये तो हम्म। यस कमांडेड प्रोग्राम हो गया। भुट्टो साहब तो नेशनल हीरो बन गए। हम्म। इस्लामिक सोशलिज्म हर तरफ पॉपुलर हो गया। हम्म। इन्होंने काउंटर करने के लिए जे यू आई और JUP को इन्होंने हम्म। कहा कि भाईजान ऐसे करो कि जो है ना एक 3 पार्ट स्लोगन कोई अपना लेते हैं, ताकि ये जमात इस्लामी जमातें हैं, इनका भी थोड़ा सा काम नॉर्मल हो जाए। हम्म। थ्री 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 पार्ट स्लोगन इनका क्या था? इस्लाम इज ओवर फेथ। हम्म। लाइन सुने जरा, इस्लाम इज ओवर फेथ, डेमोक्रेसी इज ओवर पॉलिटी, सोशलिज्म इज ओवर इकोनॉमी। ये जरूर क्या? नोट कर लें कि ये पीपल्स पार्टी का जो ओरिजिनल कह लें कि जो उनका एक मैंडेट है या उनका जो आइडियोलॉजिकल एक स्टांस है वो ये है। ठीक है। जी, इस्लाम इज ओवर फेथ, डेमोक्रेसी इज ओवर पॉलिटी, हम्म। सोशलिज्म इज ओवर इकोनॉमी। हम्म। मजीद उन्होंने इस्लामी जमातों को काउंटर करने के लिए उन्होंने कहा, उन्होंने इनवाइट किया थियोलॉजियंस को, हम्म। जो XJI मेंबर्स थे। जब इन्होंने फातिमा जिन्ना साहब को बैक करने के लिए अलायंस किया था, तो कुछ लोग नाराज हो गए थे जमात इस्लामी के, मैंने बताया ऑलरेडी। तो हम्म। इन्होंने उन सबको इनवाइट किया, ठीक है। जिसमें सबसे अहम नाम तो जो है वो कौसर न्याजी साहब का है। और उनको फेडरल मिनिस्टर बना दिया रिलीजियस अफेयर्स का 1974 में। हम्म। और उनको कहा कि बाकी सारे जो है इनको भी यार साथ ले आओ, इनको मनाओ मनाओ, जैसे कि हम्म। अभी हमारे रिसेंट पॉलिटिकल स्नैरियो में हुआ है। हम्म। अब एक और इन्फ्लुएंस और पावर का फैक्टर मरकज था, और वो मरकज क्या था? वो मरकज था पीर्स। हम्म। इन्होंने कहा जी अब पीर जो हैं इनको हम साथ मिला लेते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, अगर हम पीर जो हैं इनको साथ मिला लेना तो हमारा धड़ा और भारी हो जाएगा। आज जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, कुरैशी खानदान, कुरैशी कबीला, ये शाह महमूद कुरैशी साहब, इनके वालिद, और ये इन लोगों को उन्होंने साथ मिलाया। गिलानी साहब जिसके हमारे PM भी रह चुके हैं भुट्टो के दौर में, यूसुफ रजा गिलानी साहब, गिलानी खानदान को साथ मिलाया। मखदूम सॉरी, मखदूम खानदान सब जो था इसको भी सारे को साथ मिला लिया। यानी कि जितने भी प्रोमिनेंट ये जो पीर शीर थे, इन सब के जो घराने थे, इनको भी भुट्टो साहब ने अपने साथ मिला लिया। बंगाल सेपरेशन हुई थी, आइडेंटिटी क्राइसिस थे, हालात बड़े खराब चल रहे थे। लोगों को पता ही नहीं था कि भाईजान हम इकट्ठे किस बात पे हैं। वो कल वाला लेक्चर सर रिवाइज हो रहा है नेशनलिज्म वाला, कि PPP के पास एक मौका था, उन्होंने कहा कि भाईजान जो मुल्क के हालात है ना, री इस्लामिंग द कंट्री टू यूनाइट पीपल। हम्म।
नया नया बंगाल अलग हुआ है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, और पीपीपी जो है ना उसके पास एक ऑप्शन है, मौका है, और उनको सूरत हाल से नजर आया कि भाई री इस्लामाइजिंग द कंट्री टू यूनाइट पीपल, हम इसको कंट्री को यूनाइट करने के लिए इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं। हम्म, भुट्टो साहब ने जैसे ही दफ्तर संभाला, दफ्तर संभालने के बाद उन्होंने कहा इस्लामी के कार्ड खेला विद JI एंड अदर्स। जरा कार्ड सुने क्या क्या। भुट्टो हम्म, साहब कहते थे कि शरिया सुप्रीम लॉ होगा इन 9 years। मोदूदी साहब ने ऑफर किया सपोर्ट इन ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। मोदी साहब ने कहा कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में फुल सपोर्ट करेंगे भैया जी। हम्म, अगर आप लेफ्टिस्ट एलिमेंट जो है ना वो अपनी जमात से निकाल दें। हम्म, भुट्टो साहब ने कहा नहीं भैया ये नहीं होगा, हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने कोई, पंजाबी में कहते हैं, कोई वार जवाब नहीं ये है। देता। अच्छा, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में एडवाइजरी काउंसिल फॉर इस्लामिक आइडियोलॉजी जो बनाई गई थी पहले, उसका नाम चेंज करके बना दिया काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। हम्म, और उसके आर्टिकल 2 में लिखा 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कि इस्लाम द स्टेट रिलीजन। और आर्टिकल 9 में लिखा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रिस्ट्रिक्टेड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रिस्ट्रिक्टेड होगी इन द ग्लोरी ऑफ इस्लाम। हम्म, और आर्टिकल 31 में लिखा कि स्टेप्स इनेबल मुस्लिम्स इनफरादी यानी कि इंडिविजुअली और कलेक्टिवली लिए जाएंगे ताकि उनको इस्लाम कुरान और सुन्ना के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तरफ रागब किया जा सके। और इस्लामियात जो है उसको कंपलसरी कर दिया गया। अरेबिक लैंग्वेज जो थी उसको इमर्ज किया गया, उसके ऊपर उसको कंपलसरी भी किया गया, और उसकी तरवीज और इशात के लिए भी जो है ना काम किए गए, इदारे बनाए गए। प्रिंटिंग प्रेस जो है कुरान की सही मानों में जो हो सके वो भी बनाएगी साथ। इस्लामिक मॉरल स्टैंडर्ड जो है वो सेट किए गए। ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो बनाई गई, ज़कात उशर वक़फ की जो है ना ये बनाई गई। ये इन्होंने कुछ इस्लामी काम किए। आर्टिकल 260 इज वर्थ कंसिडरिंग, जो वो कहता है कि फर्स्ट टाइम डिफाइन किया आर्टिकल 260 ने कि हु इज मुस्लिम हु इज नॉट। हम्म, नॉन मुस्लिम जो कौन कौन होंगे, वो होंगे ईसाई, हिंदू, सिख और अहमदी। नॉन हम्म, मुस्लिम, पहले भी मैं बता चुका हूं कि इनको नॉन मुस्लिम सिटीजन्स के तौर पे रखा गया था, अहमदियों को। और अब फिर जो है ना 1973 में नॉन मुस्लिम जो है उनकी कैटेगरी में आए ईसाई, हिंदू, सिख और मुस्लिम। अब जैसा सॉरी अहमदी। अब जैसे ही ये इन्होंने अहमदियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया, वावेला शुरू हो गया। अहरर वाले थे इस्लामी जमातों वाले जो थे, उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं ऐसे नहीं होएगा, आपने हमारे साथ वादा किया था, अब ऐसे नहीं तुम करो। अब जब उन्होंने कहा ऐसे नहीं करो, तो 1974 में भुट्टो साहब को सेकंड अमेंडमेंट करके अहमदीज को अपोस्टेट्स जो है वो डिक्लेयर करना पड़ा। ठीक है। और ये प्रेशर दिया जमात इस्लामी ने और जमात इस्लामी के तलबा ने, जिन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के प्रोटेस्ट किए, बहुत ग्रास रूट लेवल से लेकर यूनिवर्सिटीज तक और रोड्स हर जगह पे। बिल्कुल सही। और यहाँ पे जो है नॉन मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट और एक्सक्लूडेड किया उनको, हाई पोस्ट से निकाल दिया उनको। और जो भी बंदा जहाँ पे भी इनको लगा कि ये बंदा इस जगह पे वर्थ पोजीशन पे बैठा हो, उसको वहां से निकाल दिया। हम्म, फॉरेन पॉलिसी रीअप्रोचमेंट में अरब वर्ल्ड जो था उसके गिर्द अगर हम देखें भुट्टो साहब की जो फॉरेन पॉलिसी थी, तो उन्होंने अरब वर्ल्ड के गिर्द उसको घुमाया अपनी फॉरेन पॉलिसी को, जिसमें हम प्रोमिनेंट मिसाल देते हैं OIC का जो सेकंड जलसा है पाकिस्तान में इन्होंने करवाया 1974 में, सेकंड सुमिट इन लाहौर में। यानी कि इनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो भी अरब वर्ल्ड के, और सिक्योरिटी काउंसिल की हमें स्पीच भी उनकी याद है कि मैं जा रहा हूँ, जो करना है कर लो। एट द टाइम इस वक्त भुट्टो कंटिन्यूड अयूब खान गोल्स। अब ਕੀ ਕਹੀਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਵਾਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਰਾਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਧੌਣ ਲਈ ਰੱਸੇ भी वाटते रहे। अंजुम सलीमी का शेर है कि अंदर से भुट्टो साहब इनके साथ थे, और उधर से एट द सेम टाइम भुट्टो कंटिन्यूड अयूब खान गोल्स। हम्म, द subjugation of alternative religious centers of power by the state, वक्फ प्रॉपर्टीज नेशनलाइजेशन कर दी इन्होंने सारी, अंडर स्टेट कंट्रोल ले आए। ठीक पहले अयूब खान साहब ने की, फिर उनको लगा कि ये तो मेरे खिलाफ हो जाएंगे, उन्होंने दोबारा उनको दे दी। अब भुट्टो साहब आए, उन्होंने नेशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत उनको चीज़ों को, वक्फ जो थे इनके श्राइन्स वगैरह, उनकी प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, स्कूल, जो भी उनकी मार्केट्स थे, वो सारी आपस में वापस स्टेट गवर्नमेंट के पास ले ली। अच्छा जी, और वो जो एक काम शुरू किया था कि 2 साल की डिग्री के बाद इनको जो है ना एक इशू किया जाएगा सर्टिफिकेट कुरानिक स्कूल की तरफ से, जो कि BA के बराबर होगा, एक डिप्लोमा जो था वो जारी किया जाएगा। और वो उसके ऊपर उन्होंने एम्फेसिस किया कि मॉडर्न जो है ना आप साइंटिफिक तालीम जो है ना वो लाजमी साथ लें।
जमात इस्लामी को उन्होंने ठंडा रखने के लिए क्या किया, भुट्टो ने अनाउंस किया कि यार सिस्टमाइजेशन ऑफ शरिया होगा, हम इसको जल्द जो है ना अनाउंस करेंगे, और अल्कोहल और ये जो है ना क्या कहेंगे नशावर जो भी चीजें थी इनको बैन कर दिया। गैम्बलिंग जो थी इसको इसके जो अड्डे थे ये भी सारे मुकम्मल तौर पे बैन कर दिए। हम्म, अब भुट्टो साहब को फिर भी डर था कि यार ये जो रिलीजियस पार्टीज वाले हैं ना ये मेरे खिलाफ हो जाएंगे। जेयूआई ने 1970 के इलेक्शन में 14% वोट लिए थे, और इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली थी एनएपी के साथ मिलकर बलूचिस्तान में, और सिंधी नेशनलिज्म को ये बैक कर रहे थे जमात इस्लामी वाले। हम्म, 1977 में जमात इस्लामी जो है 1977 के जब इलेक्शन हुए जमात इस्लामी ने 9 सीट्स ले ली और डोमिनेट कर लिया पाकिस्तान नेशनल अलायंस को। अब जब इन्होंने डोमिनेट कर लिया पाकिस्तान नेशनल अलायंस को, भुट्टो साहब को तो ऑलरेडी इनका डर था। हम्म, भुट्टो साहब ने कहा भुट्टो साहब ने कहा भाई, भुट्टो बाय प्रोक्लेमिंग दैट शरिया लॉ शरिया वाज नो द लॉ ऑफ द कंट्री इन 1977, यहाँ से हैड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर जिया। भुट्टो साहब ने जब ये देखा कि 1977 के इलेक्शन में जमाते इस्लामी जो है उन्होंने 9 सीट्स जीत ली हैं, और पाकिस्तान नेशनल अलायंस जो कि भुट्टो के खिलाफ था उसमें अपनी डोमिनेंसी हासिल कर ली है, और ये सारे मेरे अब खिलाफ हैं, और अगर ये सारे मेरे खिलाफ ही रहे तो मैं घर चला जाऊंगा। अब इन्होंने हम्म, कहा कि इनका जो मेन मुतालबा है ना ये इस्लामिस्ट पार्टीज वालों का, कि शरिया लॉ शुड बी इम्पोज्ड। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया भुट्टो साहब ने कि आओ भाई ठीक है, शरिया लॉ वाज नो ऑन द लॉ ऑफ द कंट्री। अब हम्म, यहाँ पे वो कहता है कि भुट्टो लेड द ग्राउंड वर्क फॉर जिया, whose rule in this domain, as in others, differed from the previous regimes more in nature than in degree। हम्म, ये लफ्ज बड़ा अहम है कि वो डिफरेंट थी जिया की जो अप्रोच थी रजीम्स की दूसरी पुरानी रजीम्स की निस्बत के किस में, मोर इन नेचर देन इन डिग्री। हम्म, वो नेचर इसने बिल्कुल नेचर ही जिया साहब ने जो है ना वो और बना दी इसकी डिग्री की बजाय। जी बस जी मैं 10 मिनट और लूंगा। जिया साहब के एरा के ऊपर डिस्कशन करने लगा हूं मैं अब, जिया इस्लामाइजेशन पॉलिसी। अच्छा, इसको सुहेल हम फिर अभी मेरी क्लास का भी टाइम हो गया, तो इसको फिर हम जो है ना वो दोबारा रख लेते हैं टाइम, और फिर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ठीक है जो सर, जिया जिया एक का। काम करें, आप एक काम करें, जी जी। आप यहाँ से थोड़ा सा ना एक काम करें कि आप जिया की जो इस्लामाइजेशन है ना, जी सर। वो आप एक मुकम्मल 20 मार्क्स के क्वेश्चन के तौर पर तैयार कर लें, ठीक है? यानी कि यहाँ से भी और इंटरनेट से भी, ठीक है? राइट सर, राइट सर, राइट सर। इसके ऊपर पूरा 20 नंबर का सवाल आ जाता होता है, ठीक है? तो राइट सर। वी कैन हैव अ सेपरेट लेक्चर और टॉपिक के जियाद इस्लामाइजेशन, ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर।